परी यार, कहाँ हो तुम? कहीं मुझसे छुप तो नहीं गई? डार्लिंग, आज तुम छुपो या कहीं रुपोश हो जाओ, आज तो मेरे हाथों बच नहीं सकती। वो कमरे में दाखिल होता बेकरारी से हर तरफ इसे तलाश करने लगा था। फिर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला तो अंदर परिवेश खिलखिलाकर हंसी थी। हाय अल्लाह, ये लड़की मुझे मार डालेगी। खैर, आज तो मैं भी मार ही डालूंगा। बाहर निकलो मेरी डरपोक शेरनी, अंदर कहाँ छुप कर बैठी हो? आज तुम्हारी खैर नहीं। वो दरवाजे पर दस्तक देता शरारत से बोला था। लहजा और अंदाज से खुशी साफ झलक रही थी। आज आपकी भी खैर नहीं मेरे मिस्टर शोहर। और आप अपनी खैर मनाएं, ये ना हो कि मुझे देखते ही बेहोश हो जाए। इसने आईने में अपना हसीना अक्स देखा था। रेड कलर की लॉन्ग फ्रॉक में वो पीछे से जिप बंद करने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हुई थी। जिप काफी डीप थी, जिसे जिसे बंद करना इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। ये जिप भी आज अरताशा की जान निकालने वाली थी, क्योंकि वो तो इसे जरा सा बेलबास बाजू देखकर दीवानगी से इसके बाजू और अपने रब रख देता था। आज तो वो शोलज वाला बनी हुई थी। आज वो इंसान किसी तरह से अपना आप बचाएगा। आसान थोड़ी था इसके हुस्न से बचना, और फिर हुस्न भी वो जिसका ताशा दीवाना था। इसकी आंखों में अपने लिए दीवानगी देख याद करके इसके सुरख लबों पर शर्मो हया से सिमटी मुस्कान बिखरती थी। आज वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ताज की बाहों में बिखरने वाली थी। आज वो दिल से इसकी होने वाली थी। निकाह की पहली रात इसने रोते हुए गुजार दी थी। वो यकीन ही नहीं कर पाई थी कि एक शख्स ने इसे अपने निकाह में ले लिया है। एक तवाइफ को एक शहजादी का रुतबा दे दिया है। एक शहजादे ने एक तवाइफ को अपनी इज्जत बना लिया है। लेकिन आज वो जानती थी वो शहजादा सिर्फ इसका है, सिर्फ इसे मोहब्बत करता है, और वो आज खुद ब खुद इसकी बाहों में बिखर जाना चाहती थी। इसके अंदाज में एक गरूर सा था, एक मगरूरियत सी थी। वो अपने आप में एक मगरूरियत सी वो अपने आप में महसूस कर रही थी, और ये मगरूरियत गलत नहीं थी। अर्थाशा का जीवन साथी बनना किसी एजाज से कम नहीं था। वो ये एजाज इसे हासिल हुआ था। यार परिविश, आ जाओ, क्या कर रही हो तुम? कितना सताओगी? देखो, अगर तुमने आज रात मुझे सताने की कोई प्लानिंग करके रखी है ना, तो कान खोल कर सुन लो। मैं बख्शूंगा नहीं तुम्हें। मुझसे बर्दाश्त नहीं होती ये दूरियां। मजीद एक लम्हे की दूरी गवारा नहीं है। बाहर निकलो और मत सताओ मुझे। वो एक वापस से दरवाजे पर दस्तक देते हुए बोला था। सबर 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 ताशा, सबर का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होता है। और फिक्र ना करें, आपके सबर का फल भी बहुत मीठा है। बस थोड़ा सा इंतजार फरमाइए। बस मैं आती हूँ। इसने अपने लंबे बालों में जल्दी जल्दी कंगा चलाते हुए कहा था। सिर्फ लिबास पहनने में इतनी देर हो गई थी, वो बाकी अपनी तैयारी क्या करती। लबों पर सुर्ख लिपस्टिक सजाते हुए इसने अपने हसीन रूप को मजीद दो आतिश वाला बनाया था। मुझसे नहीं होता सबर। बाहर निकलो वरना मेरे पास एक्स्ट्रा की है। मजीद इंतजार नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया ये सब कुछ। मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। वो दरवाजे पर दस्तक देता आपके से धमका रहा था। नहीं, आप अंदर नहीं आएंगे। मैं जानती हूँ जब तक मैं इजाजत नहीं देती तब तक आप अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे अरताश कभी मेरे साथ चीटिंग नहीं कर सकते। इसके लहजे में एक बार फिर से गुरूर उतराया था। गुरूर के काबिल महबूब भी किसी किसी को मिलता है। वो क्यों ना गुरूर करती, ऐसा इसका मानना था। इतना यकीन, इतना गुरूर डार्लिंग, खुदा नाफस पसंद फरमाता है गरूर। अरताश ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए इसे बताया था। मैं अल्लाह को बहुत पसंद हूँ, तभी तो इसने मुझे इतना नवाजा है, और फिर इसकी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा क्यों ना करूँ? इसके नवासे हुए इंसान पर क्यों ना नाजा हूँ? जो मेरा है वो किसी का नहीं। इसकी आंखों में गहरा काजल लगाते हुए कहा था। हाँ, जो तुम्हारा है वो किसी का नहीं। प्लीज बाहर निकल कर आओ। मत सताओ मुझे, मेरी हालत खराब हो रही है यार। अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। आज सारी दुनिया खत्म होंगी। बस तुम बाहर निकल जाओ। तुम्हें मेरे आने से पहले इस ड्रेसिंग रूम में घुसना ही नहीं चाहिए था। अब तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। एक दफ़ा तुम इस कमरे से निकलो, तुम्हारी हालत ना बिगाड़ दी तो नाम बदल देना। बहुत ईजी ले लिया है तुमने मुझे डार्लिंग। मैं बड़ा मुश्किल इंसान हूँ। मेरी शिद्दतों के इतने निशान होंगे तुम्हारे नाजुक सिरापे पर कि एक हफ्ते तक कमरे से बाहर नहीं निकल पाओगी। अब वो बेबाकी पर उतर आया था। इससे ज़्यादा सब्र नहीं था इसमें। इसने पहले भी बहुत सब्र कर लिया था। आपकी बार परिवेश को इस पर तरस आया था। वो मजीदी से नहीं तर पा सकती थी। इस रात का इंतजार इसने 5 महीनों से किया था। इसने जरा सा पीछे होते हुए अपना भारी दुपट्टा अपने सर पर सजाया था। बाल इसने खुले ही छोड़ दिए थे। इसने जरा सा पीछे होते हुए अपना भारी दुपट्टा अपने सर पर सजाया था। बाल इसने खुले ही छोड़ दिए थे। इसने ज़रा सा पीछे होते हुए अपना भारी दुपट्टा अपने सर पर सजाया था। बाल इसने खुले ही छोड़ दिए थे, जो कुछ दुपट्टे से बाहर निकलते हुए इसने कंधे पर आके फैलाए हुए थे, जो इसके नाजुक सराईदार गर्दन और सीने को पूरी तरह से कवर कर चुके थे। एक तनकीदी नज़र खुद को देखते हुए इसने बाहर की तरफ कदम उठाए थे। चेहरे पर ब्लश ऑन लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ताज की दीवानगी इसके चेहरे पर कुदरती सुर्खी बिखेर गई थी। परिवेश ने आहिस्ता से दरवाजा खोला तो एक लम्हे के लिए खुद ही हैरान रह गई। सामने जमीन पर फूलों के जैसे बरसात हुई थी। हर तरफ फूल ही फूल बिखरे हुए थे। यहाँ तक कि बेड पर भी फूलों की पत्तियों ने बसेरा करके रखा हुआ था। ये सब कुछ अरताश ने कब किया, वह हैरान थी। वह आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती रूम के बीच में आई तो अचानक ही कोनों से फ्लावर शावर से निकलने वाले फूलों की पत्तियों ने इसे खिलखिलाने पर मजबूर कर दिया था। वो खिलखिलाते हुए घूमती इस खूबसूरत से मंजर को खुद में कैद करने लगी थी, जबकि दरवाजे के करीब खड़ा अरताश इसकी वीडियो बना रहा था। अल्लाह, लड़की इतना तैयार होकर कहाँ जाने का इरादा है? बेबी, कहीं किसी शादी पर तो नहीं जा रही हो क्या? ये लाल जोड़ा पहनकर वो आहिस्ता आहिस्ता चलता इसके करीब आता शरारत से बोला तो इसने हवागी से रुक कर इसे देखा था। फिर इसके कंधे पर हाथ मारते इसे घूरा, जिस पर वह कहका लगाकर
लगा गया था। अच्छा तो मेरी बीवी ने इतनी तैयारी मेरे लिए की है, हाय मैं कुर्बान मेरी जान, इतना सचने की क्या ज़रूरत है? अरताशा तो वैसे भी तुम्हारे इश्क में घायल है। वो मोबाइल बेड पर फेंकते हुए अगले ही लम्हे से अपनी बाहों में उठाते घुमा चुका था। मुझे मज़ीद आपको घायल करना था, इसीलिए ये तैयारी बहुत तगड़ी की है मैंने। वो उसकी गर्दन में मुँह छुपाते हुए शर्मा कर बोली तो वह कहकर लगाकर हँसा था, फ़िक्र मत करो मैं तुम्हारी तैयारी को ज़ाया नहीं होने दूँगा। तुम्हारे पोर-पोर पर अपनी शिद्दतों के रंग बिखेरूँगा। तुम्हें अपनी तैयारी पर मायूसी नहीं होगी। बस तुम कह दो ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है, सिर्फ़ मेरे लिए, सिर्फ़ अरताश के लिए है। ये सब कुछ ही नहीं बल्कि तुम भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अरताशा की हो। इसके माथे पर अपने लब रखता दीवानगी से इसके चेहरे के एक नखूश को चूमने लगा था। इसके भीगे लबों का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करती वो एक लम्हे के लिए घबरा सी गई थी। अरताश के अंदाज में इतनी दीवानगी थी कि वो इसके गर्म बोसों को बर्दाश्त न कर सकी थी। अरताश अब एक दफ़ा मेरी बात तो सुन। वो परेशानी से इसके बोसे से घबराते हुए कुछ कहने लगी थी जब अरताश ने इसके लबों पर अपने लब रख दिए थे। इसकी घनी मूछें इसे अपने लबों पर चुभती हुई महसूस हुई थी, जबकि इसका अंदाज इतना शिद्दत से भरपूर था कि एक लम्हे में ही परिविश इसके कॉलर को अपने दोनों हाथों में जकड़ गई थी। कुछ मत कहो, आज कुछ सुनने का या कुछ कहने के मूड में नहीं हूं मैं। अरताशा आज भी तुम्हें पता अरताशा कुछ मत कहो, आज कुछ सुनने या कुछ कहने के मूड में नहीं है अरताशा। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या हो। आज से हम एक नई कहानी, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे जिसमें मैं हूँ, मेरी जान होगी और हमारे आने वाली ज़िंदगी के हसीन ख्वाब होंगे। आज से अभी से हमारी नई ज़िंदगी में पिछली ज़िंदगी की कोई रमक नहीं होगी। हमारे माज़ी में जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ। आज से अभी से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी, एक नई परिविश होगी जो अपने अरताश के साथ अपनी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू करेगी, जिसमें अरताशा तुम्हें मोहब्बतों और चाहतों के साथ-साथ रोमांस की कमी भी नहीं होने देगा। इसका वादा मैं तुमसे करता हूँ। वो आंख दबाकर शरारत से मुस्कुराते हुए बोला तो परिविश खिलखिलाकर हंसी थी। वो उसकी खिलखिलाहट को अपने ही बेबाक जुसारत से वो कैद कर गया था। इसने नरमी से परिविश को खुद में कैद किए हुए बेड पर लटाते इसके चेहरे पर लब रखते एक बार फिर से इसके नाजुक लबों को कैद किया था। इसके लबों की सख्ती बढ़ती चली जा रही थी। वो अपने अनाबी लबों का लम्स इसके होल लबों पर इस अंदाज में बिखेर रहा था कि वो शर्म से दो चार होती अपनी सांसों को आज़ाद करने में बेहाल हो रही थी। वो बड़ी मुश्किल से इसके लबों से अपने लबों को आज़ाद करवाती करवट बदल गई तो अरताश ने एक झटके से इसे अपने पास करते हुए इसका चेहरा अपने सामने किया था। यकीनन ये हरकत इसे पसंद नहीं आई थी। ये इसका अंदाज और इसकी आंखों की सख्ती बता रही थी। क्यों चेहरा फेर रही हो मुझसे? कहा ना मेरी दीवानगी सह नहीं पाओगी। अभी तो इस रात की शुरुआत भी नहीं हुई और तुम बेहाल होने लगी हो। अभी तो मेरे इतने महीनों की बेकरारी का हिसाब देना है तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं आसानी से तुम्हें बख्श दूंगा। तुम्हारी ये सांसें आज से मेरी हैं, जिन्हें ज़्यादातर अरताशा की कैद में ही नसीब होगी। इसीलिए मुझसे किसी तरह की नरमी की उम्मीद रखे बगैर इस हसीन रात को मज़ीद हसीन बनाने के लिए अपने आप मेरी बाहों में समा जाओ। वरना तुम जानती हो तरस तो मैं तुम पर परी रात भी नहीं खाया था। आंसू तो तुम इस रात को भी बड़े बहाए थे। वो आंसू आपकी कुर्बत के नहीं इस गन से निकलने के लिए थे जिससे आप मुझे निकाल कर लाई थी। आपकी कुर्बत पे कभी भी आंसू नहीं बहाऊंगी अरताशा। आपकी कुर्बत मेरे लिए खूबसूरत ख्वाब है जिसे मैं कभी तोड़ना नहीं चाहती। वह नरमी से इसके लबों पर अपने लब रख अपनी आंखें बंद करती आपकी दफ़ा चेहरे छुपा गई थी, जबकि इसके अंदाज पर अरताशा कहका लगा गया था। परिविश के अंदाज निराले थे। वो बेबाकी भी दिखा रही थी और इसे शर्मा भी रही थी। अरताश एक दफ़ा फिर से बेकाबू होता इसकी धड़कनों में इंतशार बर्पा करने लगा था। इसके लब इसके पोर पोर को चूम रहे थे। आज वो जैसे दीवाना हो गया था। इसकी दीवानगी की कोई हदूद नहीं थी। इसके लब हर हद से तजावज़ कर रहे थे। वो इसे रोक नहीं पा रही थी। कभी इसके लबों पर अपने हाथ रखती तो कभी इसके हाथों को थामते हुए इसकी बेबाकियां रोकने की नाकाम कोशिश करती। जबकि दूसरी तरफ तो हताशा था जैसे किसी की परवाह ही नहीं थी। इस वक्त अगर उसे परवाह थी तो सिर्फ और सिर्फ अपने जज्बात की, जो इसे देखते यूं बेकाबू हो गए थे कि वो कुछ सोचने समझने के काबिल ही नहीं रहा था। परिवेश इसके बेबाक के जज्बात पर बंद बांधने की कोशिश में नाकाम होती आपकी दफ़ा वो करवट बदल गई तो इसने एक झटके से इसका दुपट्टा इसके वजूद से जुदा करते हुए सोफे की तरफ फेंका था। कत्ल करने के और भी तरीके थे, न जाने इसने कमर का तिल ही क्यों चुना। वो इसके कंधे से जरा सा नीचे काले तिल पर अपने रब रखते हुए गुनगुनाया तो परी को एहसास हुआ कि वहाँ शायद कोई तिल है जिसके लिए अरताश की दीवानगी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये दीवानगी नहीं थी, कुछ और था। इसे अपने तिल पर जलन सी महसूस हुई। वो अपने दांतों की मदद से बुरी तरह से इसके दिल को बेहाल कर चुका था। आरताश वो बड़ी मुश्किल से इसका नाम ले पाई थी। अपनी शिद्दतों में से बेहाल करते वो कुछ बोलने के काबिल ही कहाँ छोड़ रहा था। इस वक्त भी वो कहाँ कुछ बोलने के काबिल थी। वो बस इसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करती बेहाल हो रही थी। इसकी कमर पर मौजूद लंबी सी जिप को इसने ज़्यादा मेहनत से खोलने की कोशिश नहीं की थी। एक ही झटके से इसने खींचकर पहले जिप को तोड़ा और फिर इसी अंदाज में से खोल भी गया था। इसकी कमर इसके सामने बेपर्दा हुई तो इसके लबों की शिद्दतें बढ़ने लगी थी। परिवेश अपने नाजुक बेदाग कमर पर इसके लबों की बेबाकियों को बढ़ता महसूस करती बेडशीट को मजबूती से अपने नाखूनों से खुरेचने लगी थी। इसके लबों की बेबाकियों को महसूस कर रही थी। वो जैसे पागल होने को था। अपने कंधों से अपनी फ्राक से लगती महसूस करके इसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अरताशा आज के दिन इसे बख्शने का इरादा नहीं रखता था। इसकी सारी पुकार इसके लबों में ही कहीं दबने लगी थी। वो जब भी जरा सी मजाहमत करती इसके हाथों की बेबाकियां बढ़ने लगती और इसकी शिद्दतों से तक जरा सी हलकान होती तो वो अपने लबों की नरमी से महकाने लगता। वो इसकी शिद्दतों से अब टूटने लगी थी, जबकि वो अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकता इसे खींचकर अपने करीब कर गया था। इसके लबों की बेकरारियां अब भी हर हद से तजावज़ कर रही थी। वो अपनी शिद्दतें इसके नाजुक से रापे पर ढहाते हुए अपनी बेकरारियां इस पर अयां कर रहा था।
अपने धड़कते दिल के साथ इसके कंधों पर हाथ रखती इसे खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करने लगी। अब इसकी बस से बाहर था इस इंसान को बर्दाश्त करना, लेकिन अरताश आज इसकी इसी मज़ाहमत को मद्देनज़र नहीं रख रहा था। आज इसकी हर तरह की मज़ाहमत को नज़रअंदाज करता हुआ इसमें खोता चला जा रहा था। आप ज़ालिम हैं, आज ये बात आपने साबित कर दी। वो गहरी सांस लेते हुए बोली तो अरताश का कहकर कमरे में घूंच कर वापस आया था। जितना बेकरार तुमने मुझे अपने लिए किया था, तुम मुझसे नरमी की उम्मीद रख रही थी। मुझे ये सोचकर हैरत हो रही है और तुम्हारी मासूमियत पर हंसी भी आ रही है। तुम्हें सच में लगता है कि 5 महीनों की जुदाई के बाद मैं तुम पर नरमी दिखाऊंगा? इसके कानों की लोग अपने दांतों से खींचते वो इस पर यहाँ का रहा था कि आज अरताश सचमुच में कोई रहम दिल नहीं लगता। आप तो वो जालिम आज तो वो ज़ालिम बना इस पर टूट रहा था। ना तो उसकी शिद्दत में कोई कमी आ रही थी और ना ही वो अपने लब्बों की हरकतों में कोई कमी आने दे रहा था। जब वो इसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगता तो वो अपने लब्बों को नरमी से इसके पोर पे सजाने लगता। इसके नरम अंदाज पर वो फिक्र कर इसकी बाहों में कैद होती तो वो इसे मजीद हल्कान करता, खुद को इसकी सांसों में उतार देता, अपनी बेबाक हरकतें बढ़ाते था। आज की रात लंबी होती जा रही थी या परिविश को लंबी लग रही थी। गुर्बत के ये लम्हात खत्म होने में नहीं आ रहे थे। इसकी बाहों में बिकलते बिकलते अब वो इतनी नडाल हो चुकी थी कि मजीद इसे बर्दाश्त करना इसके बस में न रहा था। लेकिन अरताज को फिर भी इस पर तरस नहीं आया था। शायद आज रात वो अपने तरस वाले जज्बात को कहीं दूर छोड़कर आया था। आज तो सिर्फ वो थी और अरताज के बेबाक से बेलगाम जज्बात है जिनको वो खुद भी किसी तरह की लगाम डालने को तैयार नहीं था। आज की रात परिवीश सवाई से बर्दाश्त करने की और कुछ नहीं कर सकती थी। बाहर डोर बेल किसी ने बजाई थी। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। इस वक्त भला कौन हो सकता है? इसके घर में काम करने वाली मुलाजमा घर के करीब ही रहती थी। वो रात को घर वापस चली जाती थी और सुबह फजर के वक्त ही वो यहाँ आ जाया करती थी, इसीलिए रात को किसी के आने के चांसेस नहीं थे। ऐसे में कौन आ गया ये सोचकर राशि परेशान हुई थी। अखराज दरवाजे पे कोई है। इसने बेहद कम आवाज में इसके कान के करीब सरगोशी की। अभी थोड़ी देर पहले ही इसकी आंख लगी थी। आशी को खूब सा तंग करके वो सोया था, लेकिन शायद आशी भी गहरी नींद में नहीं उतरी थी। तभी तो बाहर होने वाली दस्तक से इसकी आंख खुल गई थी। इसने आंखें खोलते हुए खुद पर झुकी आशी को देखा था। जब दरवाजे पर दूसरी दफा बेल बजी थी, इसने एक नजर आशी को देखा और फिर घूमते हुए दराज के ऊपर से अपना फोन उठाया था, जो बैटरी डेड होने की वजह से बंद हो गया था। शिट, आशु जान, तुम रूम से बाहर मत आना, मैं देखकर आता हूँ कौन है। हो सकता है कोई जरूरतमंद हो, वरना इस आधी रात को कोई नहीं आ सकता है। तुम आराम करो, मैं बस अभी आता हूँ। वो फोन बेड से उठाते हुए दरवाजे की तरफ आता। बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर चुका था, क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानता था कि दरवाजे पर इस वक्त कौन हो सकता है। सारे रास्ते गाड़ी में बिल्कुल खामोशी ही छाई रही थी। वो पिछली सीट पर वारद के साथ बैठी हुई थी, गाड़ी बरजम चला रहा था, जबकि इसके साथ आके मुजावर बैठा हुआ था। वारद ने अपने ऊपर चादर इस तरीके से ले रखी थी कि इसे गोली लगी है ये बात भी जानना जीनत के लिए आसान नहीं था, और फिर इस तरह के लंबे सफर पर वो परेशान भी थी। वो ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती थी। इस बात का एहसास वारद को बहुत अच्छे से था, इसीलिए वो इसके गिर्द अपनी बाहों का इशार बना इसका सर अपने कंधे पर रखे हुए था। इस वक्त जीनत को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस हो रही थी। वारद तो अपने भाइयों का भी लिहाज नहीं कर रहा था। भाभी, अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो अगली वाली सीट पर आ जाए, सीट पीछे कर लेते हैं, थोड़ी रिलैक्स रहेंगी आप। मुजावर ने एहतरामा कहा तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पर, बहुत शुक्रिया, वो फौरन बोली थी, जबकि मुजावर कंधे उचकाकर बाहर देखने लगा। इधर सर रखो और लेट जाओ। इसीलिए मैं लंबे सफर के हक में नहीं था, लेकिन मेरे दादा जान की एक बड़ी गंदी आदत है, एक दफा कुछ कह दें तो वो पत्थर पर लकीर हो जाता है। जब तक चीजें पूरा न करें इन्हें सुकून नहीं पड़ता। अगर मुझे अंदाजा होता तुम्हारे लिए ये इतना ज़्यादा मुश्किल होगा तो मैं किसी एम्बुलेंस का इंतजाम कर लेता। वह ज़बरदस्ती इसका सर अपनी गोद में रखता, इसे सीट पर लेटने पर मजबूर कर गया था। इसकी ज़रूरत नहीं है वारद, मैं ठीक हूँ, इसने परेशानी से वापस उठते हुए से कहना चाहा था, जब अचानक की वारद ने दोनों तरफ से कपड़ा खींचकर बरजम और मुजावर को इसकी नज़रों से दूर कर दिया था। इसने इन दोनों के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट बिखरी थी, जबकि जीनत की कोई आवाज़ नहीं आई थी। मतलब वारद ने वही किया था जो वह करना चाहता था, किसी दूसरे की बात वो क्यों सुन ले। वो अपनी मर्जी का मालिक था और फिर जीनत तो इसकी मलकियत थी जिस पर इसने अपनी मर्जी ही चलानी थी। कैप्टन, हम कब से आपको फ़ोन कर रहे हैं, आपका नंबर मुसलसल बन जा रहा है, इसीलिए हमें आपके घर पर आना पड़ा। हम जानते हैं आपने मना करके रखा है, लेकिन फिर भी मजबूरी थी। हम यूनिफॉर्म में नहीं आए। इसने जैसे दरवाज़ा खुला, सामने खड़े अफसर ने इसे सलूट करते हुए तफसील बताना शुरू की थी, जबकि इसने एक नज़र रूम की खिड़की की तरफ देखा था। इतनी सर्दी में वो खिड़की तक हरगिज़ ना आती, लेकिन फिर भी एक अनजाना सा डर था ही, इसे बता देना चाहिए था। मजीद आखिर कितनी देर तक वही असला को छुपा कर रखता। अब ये बहुत ज़्यादा हो चुका था। आशी को पता होना चाहिए इस बारे में कि इसका शौहर एक आर्मी अफसर है, और इतना ही नहीं, वो एक मिशन में बतौर कैप्टन काम कर रहा है। इसके नीचे एक पूरी टीम है जिसको वो हैंडल कर रहा है। लेकिन वो जब इस बारे में बताने की कोशिश करता, तब एक अजीब सा डर इसके अंदर उतरने लगता था। ऐसा लगता था जैसे आशी इसे छोड़कर चली जाएगी और वो आशी के बगैर नहीं रह सकता था। इसकी हकीकत जानकर आशी को तकलीफ होगी, इसकी आंखों में आंसू आएंगे और यहीं पर तो इसकी जान जाती थी। वो इस लड़की की आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। इट्स ओके, बताओ क्या खबर लेकर आए हो। वो इसे दरवाजे से अंदर आने को कहता, मेन गेट बंद कर चुका था, जबकि अंदर आते ही खिड़की का डर खत्म हो गया था। जबकि बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक करके आया था, तो इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं थी। सर, हमने वही नौजवानों के केस पर रिसर्च की है। वहाँ से हमें पता चला है कि कुछ लोग लाहौर में छुपे हुए हैं। उनका मकसद 18 से 30 साल के नौजवानों को अगवा करना है। ये लोग इन्हें यहाँ से निकालकर अलग अलग मुल्कों में मजदूरी करवाते हैं। इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। दिन रात मारा जाता है, रकम दी जाती है। पाकिस्तान से पिछले 2 सालों में तकरीबन 2000 से ज़्यादा नौजवान हिस्सा से अगवा हुए हैं, जिन्हें बाद में खुदकुशी या हादसाती मौत करार देकर बात को दबा दिया जाता है। बाकी इनका एक गैंग मजीद भी इस चीज़ पर काम कर रहा है। नौजवान नस्ल में दूसरे मुल्क ले जाने और कमाई करवाने का, रोजगार देने का वादा करना। मुल्की महंगाई से तंग आकर नौजवान तेजी से किसी न किसी मुल्क निकल जाने की ख्वाहिशमंद है। भाई साहब, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर इंसान अपनी बेहतरी और फ्यूचर के बारे में सोचता है।
लेकिन ये लोग इन्हें दूसरे मुल्क जाकर वहाँ इन्हें नौकरियां नहीं दे रहे बल्कि गुलामी करवा रहे हैं। इन्हें नशे की लत लगाकर इनसे दिन रात मजदूरी करवाई जा रही है। इन नौजवानों को और कुछ नहीं चाहिए सिवाय नशे के। वो इसे तफसील से बता रहा था। सर और भी खबर मिली है, ये लोग लाहौर के एक अड्डे पर छुपे हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक 200 से ज्यादा लोग शामिल हैं इस केस में। सर आपने कहा था इस केस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो फौरन आप तक पहुंचाई जाए। आपका नंबर 1 था इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। हाँ तुमने बहुत अच्छा किया यहाँ आकर। इस केस के बारे में जो भी पता चलता है वो मुझे तुम लोग बताते रहो और मेरा नंबर बंद नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। बस के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला तो वैसे सलूट करता इसके घर से निकल गया था, जबकि वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो वो इसे बेड पे बिस्तर के बीच दुबकी हुई नजर आई थी। इसने सुकून का सांस लेते हुए बेड की तरफ कदम बढ़ाए थे। रेशम भाई, मैं इस लड़की को हर जगह पता करवा चुकी हूँ। वो लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई है। पुलिस के पास तो वो हरगिज़ नहीं जा सकती, लेकिन इस तरह अचानक वो कहाँ गई है कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ वहाँ मौजूद हारून मलिक के पास मैं 2 दफ़ा होकर आई हूँ और हारून मलिक ने कहा है कि इसकी राय आखिरी दफ़ा वहाँ मौजूद हारून मलिक के पास मैं 2 दफ़ा होकर आई हूँ और हारून मलिक ने कहा है कि इसने आखिरी दफ़ा इस लड़की को देखा था जबकि मैं पुलिस लेकर शाविर शाह की हवेली में भी गई थी, लेकिन इसने कह दिया कि इसके घर की तलाशी कोई नहीं ले सकता और फिर पुलिस वाले सियासतदानों से पंगा थोड़ी ना लेंगे। तो पुलिस वालों ने भी कह दिया कि शाविर साहब इस मामले में झूठ नहीं बोलेंगे। वो लड़की यकीनन यहाँ से कहीं जा चुकी है। हो सकता है वो हमारी पहुंच से दूर भागने के लिए कहीं छुप गई हो। रोजी से तफसील से बता रही थी पिछले 1.5 हफ्ते से वो मुसलसल इस लड़की को ढूंढ रहे थे, लेकिन न जाने वो लड़की कहाँ गई थी। मुमकिन था कि वो लड़की हारून मलिक के पास होती, क्योंकि हारून मलिक की इस लड़की पर बुरी तरह से दिल हार बैठा था महफिल में। लेकिन शाविर के रियाज चौधरी को कत्ल करने के बाद हारून मलिक भी पीछे हट गया था। वो ना तो इस लड़की को ढूंढने का ख्वाहिशमंद था और ना ही इसे देखने का। इस लड़की का कहीं कोई अता पता नहीं था। पुलिस शाविर की हवेली के अंदर नहीं जा सकती थी। बाहर से मालूमात करके 2-3 बार बता दिया गया था कि लड़की अंदर नहीं है। एक दफ़ा तो रोजी खुद भी पुलिस वाले के साथ गई थी, लेकिन शाविर के गार्ड्स ने बाहर से ही कह दिया कि हवेली के अंदर नहीं जा सकते। हालांकि शाविर को अंदर खबर तक पहुंचा दी गई थी कि बाहर रोजी भाई आई हुई है, लेकिन शाविर ने इसे मुंह लगाने के बजाय अपने गार्ड्स को इन्हें यहाँ से दफा करने का हुक्म दे दिया था। एला शाविशा की हवेली में नहीं है, वो हारून मलिक के पास भी नहीं है, तो फिर वो आखिर जा कहाँ सकती है। इस लड़की को किसी चीज़ की समझ ही नहीं, ना तो वो अपनी बातें किसी को समझा सकती है और ना ही वो किसी की मदद ले सकती है, क्योंकि किसी से मदद लेने के लिए इसे अपने बारे में इसे सब कुछ बताना होगा। और एला ऐसी तेज तराज लड़की नहीं है कि है ही नहीं कि किसी को अपने बारे में कुछ भी बता सके। और फिर आखिर एला गायब कहाँ हुई है। 1.5 हफ्ते से वो हर तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन मजाल थी जो वो लड़की ने कहीं से भी मिलती वो लड़की पूरी तरह से गायब हो गई थी। और कहाँ गायब हुई थी ये इन्हें अभी तक पता नहीं चल पाया था। मुझे नहीं पता, इस लड़की के बारे में पता करो। मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। अरे इतनी महंगी लड़की थी, इतनी मुश्किल से डील करवाई थी इसकी, और पहले ही मुझे में से फेंक आई हो तुम। इतनी क्या जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है तुमने। रोजी की मैं दिल करे मैं तुम्हारी शक्ल बिगाड़ दूँ। क्या क्या ना सोचा था मैंने इस लड़की के हवाले से, और तुम इसे वहीं फेंक कर आ गई हो। मुझे लग रहा था कि तुम मेरी जगह संभाल लोगी, लेकिन तुमसे एक दिन भी मेरी जगह ना संभाली गई। अब दफा हो जाओ यहाँ से, शक्ल गुम करो अपनी। बज्जू और आमर को भेजो इस लड़की को तलाश करने के लिए। मुझे वो लड़की हर कीमत पर चाहिए। वो गुस्से से जाने का इशारा करते हुए बोलते रोजी भाई फौरन ही कमरे से बाहर निकल गई थी, क्योंकि रेशम भाई इस वक्त इतनी गुस्से में थी कि मुमकिन था कि वो कोई भारी चीज उठाकर इसके सर पर दे मारती। जब वो लोग हवेली में वापस दाखिल हुए तब अज़ानें हो रही थी। फजर का वक्त निकलता जा रहा था। जीनत सोई नहीं थी और ना ही सफ़र के दौरान वो सो सकती थी। हाँ, लेकिन सफ़र का ख़त्म कब हुआ था ये से पता नहीं चला था। जिस तरह से नरमी से वालिद इसके बालों में हाथ चला रहा था, वो सचमुच में इसके सफ़र को महसूस न कर पाई थी। गाड़ी के अंदर हीटर चल रहा था, जिसकी वजह से सर्दी बिल्कुल नहीं लगी थी। वालिद के लिए कितना मुश्किल हो रहा था इसे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन इसने इस सफ़र को काफ़ी आसानी से तय कर लिया था। गाड़ी रुकने की आवाज़ पर इसने आंखें खोलते हुए सामने जगमगाती हवेली को देखा था। चलो जान, आ गया हमारा घर। अब ज़िंदगी यहीं पर गुजारनी है। तुम्हें मेरे वालिदैन की खिदमत करनी है, मेरे दादा की कोई बात टालना मत। और हाँ, रीदा का खास ख्याल रखना। मेरी पहली बीवी है। रीदा मेरे लिए बहुत अजीज है। वो मेरे खानदान को वारिस देने वाली है। इसके सामने तुम्हारी ऊंची आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे माँ बाप, बहन भाई, भाभी, हर किसी के लिए तुम्हारी नज़र में एहतराम होना चाहिए। अगर कोई तुम्हें कुछ कहे तो सर झुका लेना, किसी आवाज़ मत निकालना, वरना मुझसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। वह सख्त लहजे में बोल रहा था, जबकि गाड़ी से निकलते मुजावर और बरसम दोनों ने हैरत से इसे देखा था। ये क्या बोल रहा था वो? इस तरह से तो आज तक इसने अपनी ज़बरदस्ती की बीवी से बात नहीं की थी, और वो मन चाही बीवी को ये सब कुछ बोल रहा था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? पीछे से बरसम ने इसे सख्ती से मना किया था। कहने को इसकी कोई बात गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कोई तरीका नहीं था बात करने का। वो कमरे में जाकर आराम सुकून से भी तो कह सकता था कि इस घर के लोगों के साथ इसे एडजस्ट करना है। वो इसे ज़बरदस्ती रिश्तों में क्यों बांध रहा था? और फिर इज्जत ज़बरदस्ती नहीं करवाई जाती, ये तो दिल के रिश्ते होते हैं, दिल से इज्जत की जाती है। अगर ज़बरदस्ती किसी की इज्जत करवानी होती तो क्या वो मिराल से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता था? मिराल इससे मोहब्बत करती थी, इसके लिए कुछ भी कर सकती थी, और यकीनन इसकी खुशी के लिए उसके घर वालों के साथ अच्छे तल्लुकात भी बनाकर रख सकती थी। लेकिन मरसम ने ऐसा कुछ चाहा ही नहीं था, क्योंकि इसका मानना था कि इज्जत दिल से की जाती है। अगर इसके दिल में ही इस रिश्तों के लिए कोई अहमियत ना थी तो फिर लफ्जी अहमियत इसे चाहिए भी नहीं थी। मैं बता रहा हूँ, इसे समझा रहा हूँ कि इस घर में किस तरीके से रहना है। इसने बरसम को देखते हुए कहा तो अब की दफ़ा मुजावर को भी इसका लहजा पसंद नहीं आया था। बताने का, समझाने का एक तरीका होता है। वालिद वो तुम्हारी बीवी है, तुम इसे यहाँ लेकर आए हो सबके खिलाफ जाकर। अगर तुम इसे
खुद इसे कोई इज्जत नहीं दोगे तो कोई दूसरा इसकी रिस्पेक्ट कैसे करेगा। ये इस खानदान की बहू है और इस घर में इसे वैसे ही रहना है जैसे खानदान की बाकी बहुएं रहती हैं। तुम्हारे साथ किसी तरह का कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जाएगी ज़ीनत, ये तुम्हारा घर है, तुम यहाँ जिस तरह से चाहो वहाँ वैसे रह सकती हो। बसम ने इसे देखते हुए कहा था, हाँ बिल्कुल ये तुम्हारा घर है और यहाँ तुम्हारी मर्जी चलेगी, ये नहीं कि रोबोट की तरह जिंदगी गुजारो, जिसने जो कह दिया इसको पत्थर की लकीर मानकर अपनी जिंदगी बर्बाद करो। लोग क्या कहते हैं फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा अहमियत तुम्हारी अपनी मर्जी की है। मुजावर से देखते हुए बोला था जबकि सीने साथ झुकाई नहीं सुन रही थी। हाँ बिल्कुल, मुजावर का बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए भाभी साहिबा, हमारे भाई का दिमाग थोड़ा घुमा हुआ है, इसकी किसी बात को मानने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ अपनी मर्जी से रहें और खुद पर किसी तरह का हिसाब डालने की जरूरत नहीं है। रिदा अपना ख्याल खुद रख सकती है, आपको कोई जरूरत नहीं इसकी खिदमतें करने की। इसकी कारियातें देखकर यरमान और मोमरिश भी बाहर निकल आए थे। जी भाभी, और हमारे माँ बाप भी अभी इतने बुढ़े नहीं हुए कि अपना ख्याल न रख सकें, और दादा जान का हुक्म आप इतना ही मानिएगा जितना आपके शोहर गुलामी मानते हैं। मोमरिश ने भी यरमान की बात की ताकीद की थी। वो सर झुकाई मुस्कुरा रहा था जबकि ज़ीनत हैरत से इनकी बातें सुन रही थी। इसका शोहर इसे क्या बता रहा था, ये देवर जेठ क्या कह रहे थे। वो तो अच्छी खासी कंफ्यूज हो गई थी। डार्लिंग तुम मुझे क्या देख रही हो इस तरह, ठीक ही तो कह रहे हैं ये सब कुछ। मैं सिर्फ तुम्हें ये बताना चाहता था कि मेरे भाइयों की सोच ऐसी है। अब मैं तुम्हें खुद अपने लफ्ज़ों में कहता था कि तुम ये करो वो ना करो, तो तुमने मेरी बात माननी नहीं थी, इसलिए सोचा कि तुम्हें इस खानदान की अगली नस्ल की सोच बता देता हूँ। यकीनन तुम्हारी लिए अब आसानी रहेगी हर चीज़ को समझने में। बाकी अंदर चलो, सबसे खास इंसान अंदर है, तुम्हारी ननद, मेरा मेरा काका, और तुम्हारी एक अदद देवरानी भी है, वो भी तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी। मेरी माँ बेगम को तुमसे मिलकर यकीनन खुशी होगी। अपनी माँ की गारंटी मैं नहीं देता, वो ज़रा बहू की चमची है, मेरा मतलब है सास बहू की टीम बनी हुई है। अब की दफ़ा बरसम के घूरने पर इसने अपनी बात दुरुस्त की थी। वो इसका बाजू पकड़े से अंदर इसे लेकर अंदर दाखिल हुआ तो सब लोग सामने ही थे, जिसका इंतजार में कोई यानी कि इसके इंतजार में कोई सोया नहीं था। ये है मेरे दादा जान, इनके साथ दाएं तरफ तयाबू खड़े हैं, बाएं तरफ मेरे वालिद साहब खड़े हैं। ओल्ड फैशन पुराने ज़माने के लोग हैं, तुम्हें इनके मुंह लगने की ज़रूरत नहीं। इसके साथ हेलो हाय भी मत करो, क्योंकि ये अपने हाथ को मसूरत से ज़्यादा बड़ा समझते हैं। वो मेरी पसंद के सर पर हरगिज़ नहीं रखेंगे। वो सामने खड़े बड़े अब्बा और तैयाब जान को नजरअंदाज करते हुए इसका हाथ हमें इसे बड़ी अम्मा के सामने खड़ा किया था। इनसे मिलो, ये मेरी ताई अम्मी कम वालदा ज़्यादा है। मेरी पैदाइश के फ़ौरन बाद मेरी अम्मी को सेकंड चाइल्ड की जल्दी हो गई थी, इसलिए मुझे इनकी गोद में डाल दिया गया था। वो इसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था, वो हैरान रह गई थी। वो अपनी माँ के बारे में किसी तरह से बात कर रहा था। माँ बेगम मेरी पसंद से नहीं मिलेंगी। आप माँ बेगम को खामोशी से सर झुकाए देकर इसने मायूसी से कहा, तो उन्होंने आहिस्ता से अपना हाथ इसके सर पर रख दिया था। तुम्हारी पसंद है, अल्लाह पाक इसे दुनिया जहान की खुशियाँ अता फरमाए। उन्होंने मुरझाए हुए लहजे में इसे दुआ दी थी। अरे इसकी सारी खुशियाँ तो अल्लाह पाक ने इसे अदा कर दी है मेरे रूप में। क्यों ठीक कह रहा हूँ ना मैं, तुम्हारी सारी खुशियाँ तो मुझसे शुरू होकर मुझ पर खत्म होती हैं। इसने एक दफ़ा फिर से इसके कान में सरगोशी की तो वो शर्म से चेहरा उठा नहीं पाई थी। इनसे मिलो, ये है मेरी वालदा, मैंने तुम्हें बाहर बताया था ना, टीम है इनकी मेरी पहली बीवी के साथ। वो इसका बाजू था, मैं इसे सामने लेकर आया था। हाँ हाँ ठीक है, खुश रहो। जीनत ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो दूर से ही हकारत से रोक गई थी। उनके गले लगो जीनत, ये मेरी माँ है, मेरे लिए इस दुनिया की सबसे खास औरत। इत्तेफाक देखें ना अम्मी, आपके सामने मेरी ज़िंदगी की सबसे खास औरत है और जीनत के सामने भी मेरी ज़िंदगी की सबसे खास औरत। मुझे अफसोस है आपने हमारी जोड़ी की नज़र नहीं उतारी। वो वार्निंग देती आंखें इन पर गाड़े हुए बोला तो आमना बेगम ने एक नज़र सीढ़ियों से ऊपर खड़ी रिदा को देखा था और फिर आगे बढ़ते हुए जीनत को अपने सीने से लगा लिया। अम्मी वो वाली दुआएं देना, खुश रहो आबाद रहो, अल्लाह तुम्हारे आंगन में जल्दी फूल खिलाए। वो जो आपने दादी की नकल करके सीखी थी, वो मजीद शौक होते हुए अब अपनी ही माँ को तंग करने लगा था। भारत का ये रूप जीनत पहली दफ़ा देख रही थी। मेरे बच्चे, मेरी सारी दुआएं तुम्हारे लिए हैं। तुम जो ख्वाहिश करो अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करे, और यकीनन तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तुम्हारी बीवी की खुशी के साथ ही जुड़ी होंगी। उन्होंने चेहरे पर ज़बरदस्ती की मुस्कुरा सच्चाई कहा तो इसने आगे बढ़ते हुए अपनी माँ के माथे पर रब रखे थे। शुक्रिया, मेरी फीलिंग्स को समझने के लिए। जान है ये मेरी, अगर इसमें आँच आई ना तो लाशें देखेंगी, अगर इस पर आँच आई ना तो लाश देखेंगी मेरी। इसने जैसे सबको वार्न किया था। नायरा काका रूम में जा जाओ, नायरा काका रूम में आ जाओ, अगर मेरी बीवी से मुलाकात करनी है तो। इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती। वो जीनत के कंधे पर हाथ रखता इसलिए कमरे की तरफ जाने लगा था। वो कमरा हमारी बहू का है, वहाँ रिदा रहती है और रिदा ही रहेगी। इस नई लड़की के लिए हमने नीचे कमरे का इंतजाम करवाया है, ये वहीं पर रहेगी। बड़े अब्बा का लहजा तेज था जबकि रिदा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। इसने रिदा की तरफ सर उठाकर देखा था, इसके चेहरे की मुस्कुराहट ने वाल पर कोई असर नहीं दिखाया था। मतलब आज से मेरा कमरा आप लोगों ने नीचे शिफ्ट कर दिया है, ग्रेट। मुझे तो पहले ही नीचे वाला कमरा पसंद था। नायरा काका तुम दोनों यहाँ आ जाओ, आओ डार्लिंग, सीढ़ियाँ चढ़ने का झंझट ही खत्म हो गया। वो इसे नीचे वाले कमरे की तरफ ले जाते हुए बोला था, तुम्हारा नहीं सिर्फ इस लड़की का कमरा, वो तुम्हारा कमरा वो है ऊपर जहाँ तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। बड़े के लहजे में जीनत के लिए हकारत के साथ साथ नफरत भी थी। मेरा कमरा वो है जहाँ मेरी बीवी रहेगी और मेरी बीवी जीनत है, मन चाही बीवी, मनपसंद बीवी। जबरदस्ती के तो गले लटका कर अपनी जिंदगी पर समझौता करना मैंने कर से छोड़ दिया है बड़े अब्बा, और आओ डार्लिंग रूम में चलते हैं। आपकी दफ़ा वो जीनत को अपने साथ लगाते हुए कमरे की तरफ चला गया तो कोई कुछ ना बोल पाया था। वो जीनत का साया बना हुआ था, इसे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था। आमना बेगम की हालत देखते हुए मिराल को हंसी आ रही थी। दिन रात इस पतानों की बरसात करते हुए इस औरत की जुबान नहीं थकती थी, लेकिन आज अपने बेटे के सामने वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाई थी। अल्लाह किसी को इतना भी बेबस ना करे। काफ़ी खूबसूरत है काफ़ी खूबसूरत है भारत अक्का की बीवी, मुझे तो काफ़ी क्यूट लगी। भारत अक्का ने इसे मुझसे नहीं मिलवाया है, कोई बात नहीं, बाद में मिल लूंगी। बरसम मैं इसे नाम से बुलाऊंगी या भाभी का कर पुकारूं। वो बरसम के पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबको सुनाने वाले अंदाज में बोली थी।
पूछ लेना इससे, जो पसंद आए वो कहकर पुकार लेना। वो हल्का सा मुस्कुराकर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा था। इसे लग रहा था मीराला अब तक इसे नाराज़ है, लेकिन वो अपनी नाराज़गी शायद खत्म कर चुकी थी, या फिलहाल बुला चुकी थी। इसकी आंख खुली तो अपने आप को शावीर की बाहों में कैद पाया था। वो रात को कब आया था इसे अंदाजा नहीं था। हाँ, लेकिन वो इससे नाराज़ थी। इसने इतना इंतजार किया, वो टाइम से घर वापस क्यों नहीं आया था। हाँ, इसकी नाराज़गी जायज़ थी उसकी, और इससे नाराज़ होकर मज़ा भी तो बहुत आता था। वो मिन्नतें बहुत करता था, इसे मनाने की कोशिश भी हल्कान होता था। आहिस्ता आहिस्ता हसीन ने इसकी ज़िंदगी में अपनी मौजूदगी की अहमियत समझ ली थी। तभी तो वो इसे खूब सारा तंग करती थी, बल्कि कोई भी मौका हाथ से जाने ही नहीं देती थी इसे सताने का। वो गहरी नींद सो रहा था। इसके शानों पर कंबल डला हुआ था। वो आहिस्ता से इसके करीब से उठने लगी, जब कमल पर सुरख डब्बा महसूस किया। वह हैरत से इसके डब्बे को देखती कमल को इसके ऊपर से हटा चुकी थी, जबकि इसके कंधे पर खून का बड़ा सा धब्बा देखकर वो चीख उठी थी, या अल्लाह शाह साईं, ये आपको क्या हो गया? आपका खून बह रहा है, ये चोट लगी है आपको? वो बेयकीनी से इसे देखते हुए बोली थी, जबकि इसकी आवाज़ में नमी महसूस करके शाबिर की आंख फौरन खुली थी। वो उठकर बैठता इसे अपनी बाहों में समेट गया था। वो उसके सीने से लगी बुरी तरह से कांप रही थी। यासीन, मेरा बच्चा, मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ है। वो अपने जख्म पर से आंसू बहाते देखता समझाने की कोशिश कर रहा था। इतना बड़ा जख्म है, इतनी बड़ी पट्टी बंधी हुई है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ? ये देखे ना कितना खून निकल रहा है। अल्लाह अल्लाह, मैं पट्टी लेकर आती हूँ, सारा सारा खून ज़ाया हो जाएगा। वो भागकर बेड से उठी थी, अलमारी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आने लगी थी, जबकि इसकी फिक्रमंदी पर मुस्कुराते पर उठकर सीधा हुआ बैठ चुका था। इतना कम खून नहीं है मेरा जो इस तरह से ज़ाया हो जाएगा। बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होता मुझे, तुम फिजूल में परेशान हो रही हो। इसके वापस आकर बेड पर बैठने पर उसे समझाते हुए बोला, जबकि वो पट्टी निकालते हुए इसके जख्म पर बांधने लगी थी। पट्टी तो अच्छी खासी पहले ही बंधी हुई थी। वो सिर्फ इस पट्टी पर मजीद पट्टी बांधते खून के धब्बे को छुपा रही थी, जो इसकी धड़कनें हिला रहा था। ऐसे कैसे कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा खून बह रहा है, इतनी ज़ोर से चोट लगी है, हुआ क्या है आपको? कैसे लगी ये चोट? वो आपकी दफ़ा इसके जख्म को देखते हुए रो पड़ी थी। आसिर, ये क्या बचपन है, मेरा चाँद, नहीं लगी मुझे चोट, बस ये हल्की सी चोट है। इतना जख्म, इतना बड़ा, इतना ज़्यादा जख्म, खून भी निकल रहा है। कौन से डॉक्टर से पट्टी बनवाई है आपने? इसकी डिग्री जाली है, आपका खून अब भी बह रहा है, देखें मेरी अंगुलियों पर भी लग रहा है। उठे, हम किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास, असली डिग्री वाले डॉक्टर के पास। अल्लाह जी, कितना खून बह रहा है, इस खून को बंद करें, वरना मेरी सांस रुक जाएगी। अब की दफ़ा इसके आंसू में रवानी आई थी, जबकि शावीर ने इसके आंसू से तंग आते हुए इसे एक झटके से अपनी बाहों में खींचते इसके लबों पर अपने लब जमा दिए थे। इसकी सांसों को नरमी से अपनी सांसों में उतारते हुए उसके नाजुक लबों पर अपनी शिद्दतें बरसाने लगा था। वो इसकी फिक्र देखकर जहाँ इसके अंदाज पर पागल हो रहा था, वहीं इसके आंसू से जुनूनी बना रहे थे। इसका इस तरह से रोना शाबिर शाह को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी तो वो इसकी सांसें चुराता इसे बेफजूल आंसू बहाने की सजा देने लगा था। कोई पागल आदमी था, आकर मेरी गाड़ी पर गाड़ी मार दी, बस शीशा टूट गया गाड़ी का, और वो लग गया मेरे बाजू पर, हल्का सा जख्म था। डॉक्टर से चेकअप करवा कर आया हूँ, तुम्हारे साथ भी चलूंगा, फिर से किसी डॉक्टर से पट्टी करवा लूंगा, असली डिग्री वाले डॉक्टर से, जिसके बाद खून नहीं निकलेगा। फिलहाल तुम रिलैक्स हो जाओ। वो नरमी से चेहरे पर अपनी उंगलियों के पोरों को छोड़ता इसे समझा रहा था। दर्द तो हो रहा होगा ना? इसकी शिद्दत दिखाने पर वो सिर्फ लब्बू से बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। अपनी निगाहें इसकी निगाहों से कैसे मिलती, वो अपनी बेबाक हरकत से इसकी नजरें मिलाने की काबिल कहाँ छोड़ रहा था वो वो इसे सही तो शर्म वो इसे सही तो बेशर्म आदमी कहती थी। हाँ, दर्द तो हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ पर शावीर ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, तो वह हैरत से इसे देखने लगी थी। यहाँ पर भी चोट लगी है क्या? वो परेशानी से इसके चेहरे को थामते हुए इसके गालों का मायना करने लगी थी। हाँ, बहुत जोर से लगी है, और इस दर्द का इलाज तुम्हारे ओंठ है। वो इसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार मजबूत करते हुए बोला, तो आसी ने मासूमियत बड़ी हफागी से इसे घूरा था। डॉक्टर ने कहा था अपनी बीवी के लब्बू का बोसा लेना, यहाँ पर आराम मिल जाएगा। डॉक्टर ऐसी बेशर्मी वाली बातें नहीं करते। वो उसकी बात काटते हुए बोली थी, असली डिग्री वाले डॉक्टर नहीं करते होंगे, ये बेचारा तो जैली डिग्री वाला था ना। इसने बोला था, जब तक बीवी तुम्हें अपने काल पर किस नहीं करेगी, तब तक बीवी की कमर को मत छोड़ना, ऐसे ही जकड़ कर अपने साथ लगाई रखना, बाहों में नाजुक वजूद होगा तो राहत मिलेगी। वैसे अपने साथ लगाई शरारत से बोला था, जबकि इसकी बेबाकी ऊपर वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। आप छोड़े मुझे, यह क्या बातें कर रहे हैं मेरे साथ? देखिए, मेरे साथ गंदी बातें ना किया करें। डॉक्टर ऐसा कोई इलाज नहीं बताते, मैं जानती हूँ। डॉक्टर के नाम पर अपने मतलब की बात मनवाना चाहते हैं मुझसे। मैं नहीं करना आपको किसी भी बात पर यकीन। वो इसे देखते हुए बोली थी, अच्छा तो मेरा मतलब है, अच्छा तो तुम मेरे मतलब की बातें जानती हो। शाविज के चेहरे को देखता बेबाकी से मुस्कुराया था। जी हाँ, मैं सारी बातें जानती हूँ। आपको क्या करना चाहिए था? आप क्या करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हर चीज़ की खबर होती है मुझे, बेवकूफ़ ना समझे आप मुझे, छोटी बच्ची नहीं हूँ मैं, हर चीज़ समझ में आती है मुझे। इस वक्त भी आप मुझे बातों में फुसलाकर मुझसे किस लेना चाहते हैं अपने गाल पर? हर चीज़ पता है मुझे। वो जैसे इसकी चोरी पकड़ते हुए से बता रही थी। अरे वाह यार, तुम्हें तो सचमुच में सब कुछ पता है, लेकिन मेरे मतलब की बातों को अभी पूरी तरह से तुम समझ नहीं पाई। खैर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तुम्हें अपनी मतलब की बातें समझाने के लिए। मेरा मतलब तुम सिर्फ तुमसे गाल पर किस लेना तक महदूद नहीं है। मेरा मतलब तो बहुत आगे तक जाएगा। जाने मन वो इसकी गर्दन पर झुकते अपने लब बेबाकी से इस पर रखने लगा था। शर्म करें आप, इतनी जोर की चोट लगी है आपको, और आपकी मस्तियाँ ही खत्म नहीं हो रही। आराम से बैठे रहें, इधर हिलने की भी जरूरत नहीं है। मैं किसी अच्छे डॉक्टर का नंबर निकाल कर लाती हूँ।
नीचे डायरी से। फिर आप कॉल करके इसे यहाँ पर बुला लेंगे। आपकी हालत ऐसी नहीं है कि आप खुद डॉक्टर के पास जा सकें। वो बड़ी मुश्किल से पूरा ज़ोर लगाती इसे खुद से दूर करती बेड से उतर गई थी। बाजू पर लगने वाली चोट की वजह से वो ज़ोर आजमाई नहीं कर रहा था, वरना इस छोटी सी चूज़ी को पकड़कर अपनी बाहों में कैद करना इसके लिए कौन सा मुश्किल काम था। लेकिन फिर भी इसका ये अंदाज भी तो सीधा दिल में उतर रहा था, जिसके सामने वो बेबस हो गया था। चोट मेरे कंधे पर लगी है, टांगों पर नहीं। अपने पैरों पर चलकर भी अस्पताल जा सकता हूँ मैं। खराब हालत वाली बात पर वो जतलाते हुए बोला था। एक जरा सी चोट क्या अल्लाह की है, वो तो इसे माजूर ही समझने लगी थी। शुक्र था कि अभी सिर्फ चोट का पता लगा था, गोली लगने का पता चल जाता तो न जाने इसकी बीवी के साथ क्या क्या करती। खामोशी से बैठे रहे आप मरीज हैं और मरीज को कुछ भी पता नहीं होता। मैं किसी डॉक्टर का नंबर लेकर आती हूँ। वैसे डांटते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि शाबिर अपने बिस्तर पर घिसा गया था। आसिर, ये तुम क्या कर रही हो? वो नीचे आती ही अपने काम में मसरूफ हो गई थी। सामने 2 नंबर्स की डायरी रखी हुई थी, जिसमें वो हर डॉक्टर का नंबर निकालकर अलग पेपर पर लिख रही थी। अब इनमें से कौन सा डॉक्टर अच्छा था, कौन सा बुरा, वो थोड़ी ना जानती थी। तुम्हारे भाई को चोट लगी है कंधे पर बहुत जोर से, और जिस जाहिल डॉक्टर से वो पट्टी करवा कर आए हैं ना, इसने ठीक से पट्टी नहीं की, खून निकल रहा है इनके कंधे से। इसलिए मैं किसी अच्छे से डॉक्टर को ढूंढ रही हूँ। तुम भी मेरी मदद करो ताकि हम किसी अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज करवा सकें। इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतनी बड़ी चोट लगी है ना। वो परेशानी से इसे देखते हुए दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो चुकी थी। जबकि शाविर को चोट लगी है, ये सुनकर रूखा भी परेशान हो गई थी। इसे तो खबर भी ना हुई थी इस चीज़ की, बल्कि वो तो ये जानती भी नहीं थी कि शाविर रात को घर वापस कब आया था। वो तो इसके बा वो तो इसके बार-बार कहने इसी की वजह से रूम में जाने पर मजबूर हो गई थी, वरना आसिर तो इसके इंतज़ार में बैठी थी। बेचारी ने रात को खाना ही नहीं खाया था और इसकी शक्ल से देखकर लग रहा था कि अभी इसने कुछ भी नहीं खाया। हाँ, मैं जानती हूँ अच्छे डॉक्टर्स को, मैं निकालती हूँ नंबर। तुम ऐसा करो, शाविर शाह का नाश्ता तैयार करवा कर ऊपर कमरे में ले जाओ और खुद भी नाश्ता करो, ताकि डॉक्टर आए तो इनके लिए आसानी रहे। वो प्यार से समझाते हुए बोली थी, जबकि नाश्ते और डॉक्टर का तलक असी समझ नहीं पाई थी। ओफो बुद्धू, मेरे कहने का मतलब ये है कि हो सकता है डॉक्टर कोई मेडिसिन दे फौरी खाने के लिए, तो ऐसे में नाश्ता वगैरह तो इनको करना ही होगा ना। बाद में तुम जानती हो अपने शाह साहब के नखरे, तुम इनके साथ बैठकर नाश्ता करोगी तो वो नाश्ता ठीक से कर लेंगे। अब की दफ़ा रूहा ने इसे इसकी अक्ल के हिसाब से समझाया था, वरना ना तो इसने खुद में शाविर के लिए नाश्ता लेकर जाना था, ना ही इसने खुद नाश्ता करना था। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं ऐसा करती हूँ, इनके लिए नाश्ता लेकर रूम में चली जाती हूँ, खुद भी वहीं पर कर लूँगी, और अगर ठीक से नाश्ता नहीं करेंगे तो डांटूंगी भी। तुम्हें पता है इन्हें मेरी डांट से डर लगता है। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली तो रूहा ने आंखें फैलाकर इसे देखा था। क्या बात कर रही हो तुम? अच्छी बात है ऐसे ही। क्या बात कर रही हो? बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही काबू करके रखो। वो भी बिल्कुल इसी अंदाज में बोली थी जिस पर आसिर ने हाँ में सर हिलाते किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। काका और नायरा काफी देर इसके पास बैठी से बातें करती रही थी। इनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। शायद इन्हें बेखबर रखा गया था इस बात से कि इसका तलक कोटे से है। लेकिन क्यों सबको इसके बारे में पता होना चाहिए? ये बात कोई छुपाने वाली तो नहीं थी ना। बाद में किसी की आंखों में अपने लिए नफरत देखना तो इसके लिए मुश्किल था। मैं कोटे से हूँ, इसने खुद को कहते हुए सुना था। या अल्लाह, हाय अल्लाह, आप पंजाबी हो? कोठा नहीं छत बोलते हैं उर्दू में। हम उर्दू स्पीकिंग है, काका ने हैरत से देखते हुए कहा था, जबकि नायरा ने सिकुन्नी मारी। वो छत की नहीं, रेड लाइट एरिया की बात कर रही है। नायरा ने इसे समझाते हुए कहा था, आप जहाँ से भी हैं हमारे लिए आप हमारी भाभी हैं, और हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि वालिदा का आपसे मोहब्बत करते हैं। और आप फिक्र ना करें, आपकी आने वाली ज़िंदगी में आप अपनी पिछली ज़िंदगी की हर बात भूल जाएंगी। मैं दुआ करती हूँ कि वालिदा का आपके हक में सबको अच्छा करने में कामयाब हो जाएँ। बाकी रिदा आपी के साथ आपको थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही वालिदा की बीवी है और इस घर में हर किसी की फ़ेवरेट भी हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छी हैं। नायरा ने इसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा तो सीनत को थोड़ा-सा सुकून मिला था, यानी कि वो सब लोग इस हकीकत से वाकिफ़ थे। बाकी रिदा के साथ तो इसे कोई मसला नहीं था। बस इसे मसला ना हो। पता नहीं सब लोग मुझे कबूल करेंगे भी या नहीं, वो परेशानी से बोली थी। अरे क्यों नहीं करेंगे, ज़रूर करेंगे। आप ना बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाएँ, मैं आपके साथ हूँ। आखिरकार मैं आपकी इकलौती ननद हूँ। इसने एक इकलौती पर ज़ोर देते हुए कहा तो नायरा ने फिर इससे कुन्नी मारी थी। क्या है चड़ेल, कब से मारी जा रही हो? अभी जाकर बड़े अब्बा को शिकायत करती हूँ तुम्हारी। वो इसे गुस्से से घूरते हुए बोली थी। थोड़ी ही देर में ज़ीनत ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वो दोनों कज़न कम एक-दूसरे की दुश्मन ज़्यादा हैं। तुमने क्यों कहा कि इकलौती ननद हूँ? मैं भी तो हूँ ना। नायरा ने इसे घूर कर कहा था। हाँ, तुम ननद बन जाओ और मेरा भाई बाहर कुंवारा मर जाए। ये बिल्कुल भी आपकी ननद नहीं है, ये आपकी होने वाली देवरानी है, बल्कि आधी हो चुकी देवरानी है। और इसके साथ ना ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं है। देवरानी जेठानियों से वैसे भी प्यार नहीं किया जाता, इसके तो छिड्डे लगाए जाते हैं छिड्डे। आपको इसे बिल्कुल प्यार करने की ज़रूरत नहीं। मुझसे प्यार करो, क्योंकि मैं तो आपकी इकलौती क्यूट सी प्यारी सी ननद हूँ ना, और मैं ना इस घर में सबसे छोटी हूँ, तो ज़्यादा प्यार भी डिज़र्व करती हूँ। वो मज़ीद मसमियत दिखाते हुए बोली थी, हाँ जी, छोटी है, कल की काकी है, इसलिए तो इसका नाम भी काका है। बेचारा मेरा मासूम भाई इसकी पैदाइश के 10 दिन तक नाम ढूंढता रहा, फिर कहीं जाकर एक नाम समझ में आया जो यरमाना का के अलावा कोई इस्तेमाल नहीं करता। एक्सक्यूज़ मी, कॉलेज में सारे मुझे मेरे असली नाम से बुलाते हैं। इसने नायरा के लबों पर हाथ रखते हुए ऊंची आवाज़ में बताया था। ज़ीनत को डर था कि थोड़ी देर में ये काका नहीं अपनी कज़न का गला दबा देगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्लीज़ तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अजीज़ हो। वो जैसे मसले को हल करते हुए बोली थी जब वारिद वाशरूम से निकला था। चलो लड़कियों, टाइम्स अप, निकलो मेरे कमरे से, हमें आराम करना है। इसने चुटकी बजाते हुए दोनों को कमरे से निकल जाने के लिए कहा था। ओके भाभी, हम दिन में आपको मिलेंगे और फिर बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आपको इस काका पटाखा के बहुत सारे राज बताऊंगी, आप इसे हरगिज़ मासूम मत समझिएगा। नायरा ने होते हुए कहा था, जबकि वो होंठ लटकाती वारिद के सीने से आ लगी थी। इस घर में कोई भी मुझे प्यार ही नहीं करता, वह मासूमी से वारिद के सीने से लगी बोली थी, जबकि ज़ीनत के अंदाज पर मुस्कुराई थी। नायरा का जिक्र वो बहुत कम किया करता था, लेकिन काका के बारे में तो इसके पास बातों का ढेर था। वो जब भी इसके पास बैठता अपनी फैमिली के बारे में बताता था। ज़्यादातर जिक्र काका
ही आता था और आज इससे मिलकर इसने काका को बिल्कुल वैसा ही पाया था जैसे वारिद इसे बताता आया था। कोई मेरे काका से प्यार करे या ना करे, लेकिन इसका काका बहुत प्यार करता है। और नायरू की बात को सीरियस मत लिया करो, एक दफ़ा इसकी रुखसती हो जाए फिर तीनों भाई बहन मिलकर बदले लिया करेंगे। बस सरगोशी ने आवाज़ में बोला था, लेकिन रायना ने फिर भी सुन लिया। वो कमर पर हाथ फेंकाए मुँह खोले इसे देख रही थी। हाँ, एक दफ़ा रुखसती हो जाए ना, फिर देखिएगा आप कैसे मैं इस दिन में तारे दिखाती हूँ। चल यहाँ से। अम्मी कप का दूध गर्म करके रूम में रख गई हैं, और अगर हमने मज़ीद 5 मिनट इसे नहीं पिया तो तुझ पर और मुझ पर जूतों की बारिश होगी। तू रात को भी दूध पियो, सुबह भी दूध पियो। उफ डियर भाभी, इस घर में बड़े होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। दूध तो हमें बच्चों की तरह ही पिलाया जाता है। वो इसका हाथ पकड़े घसीट कर बाहर ले जाता हुए बोली तो इसके अंदाज पर ज़ीनत मुस्कुराई थी। गुड नाइट भाभी, अपना ख्याल रखिएगा, हम दिन में मिलेंगे आपसे। नायरा ने जाते जाते इसे फ्लाइंग किस की थी, जिस पर वारद ने इसे कमरे से निकल जाने का इशारा किया था। जाते जाते भी वो इसे इशारा कर गई तो अब की दफ़ा वारद ने इसके मुंह पर जोर से दरवाज़ा बंद किया था। अल्लाह, कितनी शरारती हैं ये दोनों। वो हंसते हुए बोली थी। जहाँ आने के बाद वो पहली दफ़ा खुलकर मुस्कुराई थी। वालिद इसके पास पैर पर लेटा इसका हाथ थम कर अपने सीने पर रख गया था। शरारती नहीं, पूरी की पूरी नौटंकी हैं ये दोनों। इन दोनों को हैंडल करना सिर्फ माँ बेगम के बस की बात है, कोई इन्हें हैंडल नहीं कर सकता। आओ अब सो जाते हैं। वैसे तो सुबह की रोशनी हर तरफ बिखर चुकी है, लेकिन फिर भी तुम बेफिक्र रहो, हमें कोई तंग नहीं करेगा। लेट जाओ अपनी ननद आराम से लेट जाओ, अपनी नींद आराम से पूरी करो। आने वाली ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन मैं वादा करता हूँ ज़िंदगी में मैं तुम्हारे साथ साया बनकर रहूँगा। वो इसे बेड पर लेटाते हुए नरमी से इसकी चादर सर से उतारता इसकी बालों की लंबी चुटिया को खोल चुका था। आपको मेरी चुटिया से क्या मसला है? आज ही बता दें मुझे। मैं जितनी दफ़ा बंद करती हूँ आप इतनी दफ़ा खोल देते हैं। जानते हैं, उलझ जाते हैं मेरे बाल। वो उसे देखते हुए बेड पर लेटने लगी थी कि इसके पीछे से तकिया निकालता वो उसे सीधे होने में मदद कर रहा था। मुझे मसला है, मैं चाहता हूँ जब तुम मेरे करीब रहो इन बालों की खुशबू को मैं यूं ही अपने अंदर उतारता रहूँ। वो इसकी बाजू को अपनी कमर पर लपेटते हुए अपने साथ लगा चुका था, जबकि इसकी कुर्बत में वो कहीं रातों से कुछ बोल ही नहीं पाती थी। अब भी इसकी जुबान बंद हो गई थी। वालिद ने आंखें बंद कर दी, अपना चेहरा इसकी गर्दन के करीब किया तो इसकी गर्म सांसें से अपनी गर्दन पर बिखरती हुई महसूस हुई थी। इसकी धड़कनें तेज होने लगी थी। वो इतनी जल्दी से अपने हिसाब में बांध लेता था कि वो कुछ कहने सुनने के काबिल ही नहीं रहती थी। ये इंसान इसे बहुत जल्द पागल कर देने वाला था, लेकिन इसे पागल कर देने के लिए ही ख्याल काफ़ी था कि रिदा इस वक्त क्या सोच रही है। इस कंडीशन में इस वक्त ऐसी नहीं थी कि इसे कोई भी परेशानी दी जाए, और वारद ने इसके सर पर सौतन लाकर बिठा दी थी। और फिर किस तरह इस वक्त वो इस कमरे में मौजूद था। इसे इस वक्त रिदा के पास होना चाहिए था, रिदा को इसकी ज़रूरत थी, लेकिन ये बात वारद को समझाना एक नामुमकिन सी बात थी। वो रिदा का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। वह पहले भी इस दिन रिदा से मिल चुकी थी, लेकिन आज इसे तन्हा सीढ़ियों के ऊपर खड़े देखकर इसके दिल में एहसास नदामत बुरी तरह से जागा था। लेकिन वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये देख लो इस लड़की के गंदे काम, इसे ठीक से कुछ खाना भी नहीं आता। ये बगर खानी इस तरह से नहीं खाई जाती। सारा हाथ मुंह गंदा कर लिया है तुमने, और वहाँ किचन में खाने के बजाय बाहर डाइनिंग टेबल पर खाने की इजाज़त किसने दी है तुम्हें? ये हालत है तुम्हारे बड़े अब्बा या बड़े अब्बा अपने ताया के सामने बैठकर खाना खाने की। आमना बेगम इसके सर पर खड़ी से डांट रही थी, लेकिन काका बिना इनकी परवाह किए अपनी बकर खानी खाने में मसरूफ थी। इसे बकर खानी इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो ये नहीं देखती थी कि वैसे कौन से टाइम पर मिल रही है, बस इसे मिलनी चाहिए थी, और वो काका के पेट में होती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हो रहा था। वो चाय के साथ मगज़े से बगरखानी ठूस रही थी जब अम्मी ने आकर इसे डांटना शुरू कर दिया था। अम्मी, कहाँ टेबल पर लिखा है कि इस टेबल पर बैठकर बगरखानी नहीं खाई जा सकती, और मैं गंदी नहीं हूँ, बगरखानी खाई ही गंदे तरीके से जाती है। आराम से खाने दें मुझे, डिस्टर्ब मत करें, सारा मज़ा ख़राब कर रही हैं आप मेरा। वो मुंह में बगरखानी ठूसे हुए बोली थी, जिसके जरे इसके हाथों और लब्बों के साथ साथ टेबल पर भी बिखरे हुए थे। यही तो मसला था इसका। जो चीज़ इसे पसंद थी वो इसे किसी भी हालत में पसंद थी। इसे फ़र्क नहीं पड़ता इसे खाना मुश्किल है या आसान, या फिर गंदा है या साफ। इसे बस इसे खानी थी, वो हर चीज़ वो खा रही थी। अब कोई इसे डांटे या इसका कत्ल कर दे, इसके बस इससे के खाने में कोई रुकावट ना आए। काका मेरा बच्चा, उठ जाओ यहाँ से, हालत देखो अपनी, इस तरह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम छोटी बच्ची नहीं हो, 18 साल की होने वाली हो। तुम्हें अब इसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। फिर तुम्हारे 18 साल के होने पर तुम्हारे अब्बा तुम्हारे निकाह के बारे में सोच रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं है मेरी बच्ची, जाओ किचन में बैठकर खाओ, वहाँ तुम्हें कोई नहीं टोकेगा। आपकी दफ़ा माँ बेगम ने इसे समझाते हुए कहा था। ये तो शुक्र था कि घर के तकरीबन सारे ही मर्द नाश्ते करके जा चुके थे, और काका इस तरह की आज़ादी से नाश्ता करना अपना बेगम को एक आंख नहीं भा रहा था। बस थोड़ी सी रहती है, खाकर चली जाऊंगी मैं। वो मुंह बनाकर चाय का बड़ा सा खूंट लेटने लगी थी जब आमना बेगम अपना जूता उतारने ही लगी थी कि माँ बेगम ने इन्हें रोक लिया था। खाने दो बच्ची को, इस तरह से खाते हुए नहीं टोकते। आइंदा यहाँ बाहर बैठकर नहीं खाएगी। तुम रिदा के लिए शॉपिंग पर जाने की बात कर रही थी ना, और हम वो लिस्ट तैयार करवा लेते हैं रिदा से। अब की दफ़ा माँ बेगम ने इन्हें वहीं से निकालना बेहतर समझा था। जब जनान खाने के बड़े दरवाजे पर कंधे पर काली शाल डाले वो सफ़ेद सलवार कमीज में अपनी वजह पर्सनैलिटी के साथ अंदर दाखिल हुआ था। बस यही कमी रह गई थी। आमना बेगम ने बेबसी से कहा था, क्योंकि अरमान के कदम टेबल की तरफ जा रहे थे। वो समझता है इसे, तुम अरमान की टेंशन ना लिया करो, चलो हम चलते हैं। वह ज़बरदस्ती ने अपने साथ लेकर बाहर गई थी। हेलो माना का, कैसे हैं आप? बकरहानी खाएंगे, बहुत मज़े की है। इसे देखते ही वो चहकते हुए बोली तो वो मुस्कुराते हुए इसके साथ वाली सीट पर आकर बैठ गया था। नहीं ख्वाहिश, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। वह नरमी से कहता अपनी शाल से इसके लबों को साफ करने लगा था। थैंक यू, मैं कब से टिशू ढूंढ रही थी, लेकिन आपकी शाल गंदी हो जाएगी। इसका हाथ पकड़कर साफ करने पर बस की शाल को देखते हुए बोलती, कोई शर्म कोई नदामत ही नहीं, इसने कभी अरमान से ऐसा रिश्ता रखा ही नहीं था। वो तो इसका
कहा था जिसे वालिद और मोमरिश थे। इसने तो कभी कोई तकल्लुफ़ ही नहीं रखा था। वो क्यों उसके आने पर घबराती या परेशान होती? वो कोई गैर थोड़ी था। कोई बात नहीं, तुम धो देना। वो मुस्कुराते हुए इसका दूसरा हाथ भी थाम कर अपनी शाल से साफ करने लगा तो वो खिलखिलाकर हंसी थी। ऐसी धोकर दूंगी कि 10 दफ़ा धुलाएंगे फिर भी साफ नहीं होगी। वो खिलखिलाती से मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। अच्छा जी, तो ये बात है। मैडम हवाइश वजाहत शाह इस बात को कबूल करती है कि वह निकम्मी लड़की है। इसने एक दफ़ा फिर से इसके लबों को साफ किया था क्योंकि इसके पास आकर बैठने पर इसने खाना नहीं छोड़ा था। निकम्मे हो का नकम्मे नकम्मे होना काम वाले होने से बहुत बेहतर है। पता है आपको काम वाले लोगों को कितने काम करने पड़ते हैं? निकम्मों को सिर्फ डांट खानी पड़ती है, और अगर ढीठ हो जाओ तो फिर डांट से भी क्या ही फर्क पड़ता है मेरी तरह। जब तक अम्मा जूता ना उठाएं तब तक खबरदार जो इनकी किसी बात को सीरियसली लिया हो। वैसे रूल्स बता रही थी आपकी दफ़ा यरमान का कहका बड़ा बेसाख्ता था, और अगर शादी के बाद तुम्हें काम करना पड़ गया तो यरमान ने सीरियस अंदाज में सवाल किया था। नहीं करना पड़ेगा। मैंने वालदा को पहले ही समझा दिया है कि मेरी शादी किसी ऐसे इंसान से करवाना जो मुझसे बिल्कुल काम ना करवाए, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया कि वो मेरी शादी इतने प्यारे से इंसान से करवाएंगे जो मुझे बिल्कुल शहजादी बनाकर रखेगा, बिल्कुल कोई काम नहीं बोलेगा, बल्कि मेरे काम भी खुद ही कर दिया करेगा। वो शरारत से खिलखिलाते हुए बोली जब यरमान ने नरमी से एक दफ़ा फिर इसके लब्बों को साफ किया था। अच्छा तो भाई बहन दोनों प्लानिंग करके बैठे हुए हो फ्यूचर की। फिर तो यकीनन तुम्हारी अक्का ने इतना प्यारा इंसान ढूंढ भी लिया होगा। वो टेबल पर रखते हुए इस पर अपनी थोड़ी रखता इसका चेहरा अपने सामने कर चुका था। किसी को बताइएगा मत, मुझे पता है पापा कह रहे हैं कि मेरी 18वें सालगिरह पर मेरा निकाह होगा। अभी अम्मा भी बता रही थी। मैंने बिल्कुल ऐसा आगे से कोई रिएक्शन नहीं दिया। अब रिएक्शन देती तो बेशर्मी वाली बात होती ना। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली थी जब यरमान को अपनी धड़कनें तेज़ होती महसूस हुई थी। किसके साथ? वो सरगोशी नुमा आवाज़ में पूछ रहा था। वह बस जानना चाहता था कि क्या काका जानती है इसके बारे में। क्या इसे पता था कि वो प्यारा सा इंसान और कोई नहीं बल्कि इसका मान था? नहीं, ये नहीं पता। मैंने तो सारे राज जान लेने थे, लेकिन वो आपकी चुड़ैल बहन आ गई, कान मरोड़ कर लेगी मुझे अपने साथ। कहती है बरू की बातें नहीं सुनते, वरना मैंने सारा राज जान लेना था। खैर कोई बात नहीं, 2 महीने के बाद मेरी सालगिरह है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं देख लूंगी अपना शहजादा। वैसे आप तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, आपको पता ही होगा बेस्ट फ्रेंड का एक रूल होता है, राज खुद तक नहीं रखते। वो फिर से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोली तो यरमान मुस्कुरा दिया था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो टास्क मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड ने बताया है, और फ्रेंड्स का रूल ये भी होता है ना कि अपने बेस्ट फ्रेंड का की कोई बात किसी दूसरे को नहीं बताते। वो भी बिल्कुल इसी के अंदाज में बोला तो वो मुंह बना गई थी। क्या मतलब है इस फजूल सी बात का? आपकी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ, बेहतर होगा कि आपकी सारी दोस्ती यारी मेरे साथ निभाएं। इसके लहजे में गुस्सा उमड़ आया था। हाँ लेकिन तुम्हारा अका भी तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है ना। इसके गुस्से पर वो समझाते हुए बोलता इसका बस चलता तो सारे राज खोल कर इसके सामने रख देता। कहाँ इस प्यारी सी लड़की की आंखों में जरा सी हवा की बर्दाश्त हो देती तो जाएं यहाँ से, जाकर अपनी दोस्तियाँ यारियाँ निभाएं। मेरे पास बैठ कर क्या करें? यकीनन वो आपके मेरे से ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड होंगे, तभी तो इनके राज रख रहे हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आकर मेरी उंगलियों को साफ करने की, और अपना मुँह भी मैं खुद साफ कर सकती हूँ। मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अपना ये गंदा कप भी उठा लूँगी, ये टेबल भी खुद ही साफ कर दूँगी। वो गुस्से से अपना दुपट्टा टेबल पर माथी पैर पर रखती किचन कब ले जाकर किचन की तरफ चली गई थी, जबकि यरमान सर पर पकड़ कर रह गया था। अब दोनों बहन भाइयों में वो किसके साथ यारी निभाए? मुझे गोली लगी है, मैंने घर में किसी को नहीं बताया। आपको भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बीवी जज्बाती है, ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हो जाती है। आपके लिए चाय लेने के लिए गई है, चाय पीजिए और जाइए। वो आराम से कमरे में बैठा हुआ था जब डॉक्टर आकर इसका चेकअप करने लगा। इसका जख्म देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। जबकि आसिर को निकाब में आंखें मेचे देख वो समझ चुका था कि वो खून को देखते इसकी जान जाती है। इसने ज़बरदस्ती से डॉक्टर के लिए चाय लाने भेजा था। जबकि डॉक्टर ने एक नज़र आसिर को देखा जो अगले ही लम्बे कमरे से बाहर भाग गई थी। उसके जाते ही वो डॉक्टर को देखते हुए कहने लगा था, सुबह रूहा इसके कमरे में आई थी, इसकी फिक्रमंदी पर इसने किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया था। वो थोड़ी देर इसके पास बैठकर वापस चली गई थी, जबकि आसीर ने तो जबरदस्ती से नाश्ता करवाया था। वो छोटे छोटे नवाले तोड़ तोड़ के इसके मुंह में घुसेर रही थी। इसका हक जताता जबरदस्ती नाश्ता करवाना, बात बात पर इसको डांटना। वो तो इसके अंदाज पर फिदा हुआ जा रहा था। इसका बस नहीं चल रहा था कि आसीर को खा ही जाए, लेकिन फिर इसका यूं बिना डरे बिना घबराए इसके पास आना अभी से इसे पागल कर रहा था। वो हरगिज इसे खुद के इतने पास आने के बाद दूर नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने जज्बात को कंट्रोल में रखे इसकी डांट सुनता मेसना बना हुआ था। मैं ऑपरेशन करवा चुका हूँ, गोली निकलवा चुका हूँ, रिलैक्स रहें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर जिस अंदाज में इसका बाजू चेक कर रहा था वो आपकी दफा भी कम आवाज में बोला। डॉक्टर ने सर हिलाया था जब वो कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। वो बड़ी सी चादर में अपने चेहरे को निकाब से कवर किए हुए थी। इस वक्त यकीनन शाबिर को डॉक्टर की मौजूदगी में आसिर का इस तरह कमरे में होना पसंद नहीं आया था, लेकिन फिर भी वो जानना चाहती थी कि डॉक्टर इसकी तबीयत के बारे में क्या कहता है। तभी तो इसके सर पर खड़ी थी। ये बिल्कुल ठीक है, बस हल्की सी चोट है, बहुत गहरी चोट नहीं है, ठीक हो जाएंगे। आप इनका ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इनके आसपास रहें। ये जो भी चीज़ की डिमांड करते हैं आप इन्हें वो चीज़ दे दीजिए। ऐसी हालत में बीवी की खास तवज्जो की ज़रूरत है। इसने एक नज़र इसे देखते शाबिर को देखा था, जिसने खास तौर पर बीवी लफ्ज़ पर जोर दिया था। हाँ मैं भी तो इनके पास ही होती हूँ ना, इनका बहुत ख्याल रखती हूँ, आप फिक्र ना करें, मैं और ख्याल रखूंगी।
डॉक्टर मैं किसी भी चीज़ की डिमांड कर सकता हूँ ना, मेरी बीवी मुझे वो प्रोवाइड करेगी, राइट? तभी तो मेरी तबीयत जल्दी ठीक होगी ना। इसने डॉक्टर को देखते हुए सवालिया अंदाज में कहा था, जिसने किसी रोबोट की तरह हाँ में सर हिलाया था। जी जी बिल्कुल, ऐसी हेल्थ में सबसे ज़्यादा बीवी की तवज्जो की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बीवी आपकी हर बात मानती है, आपका ख्याल रखती है, तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और आपकी बीवी तो जिस तरीके से आपकी फिक्र कर रही है, आपके लिए परेशान हो रही है, यकीनन वो आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखती होंगी। डॉक्टर ने मजीद मर्श मसाला लगाया था, जिस पर आसी ने फ़ौरन सर हिलाया था। हाँ हाँ, मैं बहुत ख्याल रखती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा वाला ख्याल रखती हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इन्हें सब कुछ मिलेगा। आपको कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। वो शाबिर को देखते हुए बोली तो इसने एक नज़र से देखते हाँ में सर हिलाया था, जबकि डॉक्टर अपना सामान पैक करता बाहर निकल गया था। डॉक्टर को दरवाजे पर छोड़कर आना पड़ेगा क्या? इसने झुककर शाबिर से कम आवाज में सवाल किया तो शाबिर ने नफी में सर हिलाया था। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस कमरे में, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस कमरे में इसलिए रुकने दिया क्योंकि मैं भी यहाँ पर मौजूद था। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं इसके पीछे जाने की, डरता नहीं है चला जाएगा। और मैं कौन सा घर में कुत्ते पाल के रखे हैं जो उसके पीछे लग जाएंगे। इसके लहजे में सख्ती थी, जिस पर आसी ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। अच्छा छोड़िए, आप मुझे बताइए आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको कुछ खाने का दिल कर रहा है, मैं आपके लिए अंडे उबाल कर आती हूँ, सर्दी बहुत है ना, इससे अच्छा फील करेंगे। वो इसके पास बैठकर अपना नकाब खोलती फौरन उठ गई थी, जबकि शाबी ने एक झटके से इसका बाजू पकड़कर इसे अपनी तरफ खींचा था। मेरा मासूम बच्चा, मुझे जो चाहिए वो मैं खुद तुमसे ले लूंगा, तुम्हें हलकान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखो, मेरे पास रहो, मैं जो कहता हूँ वो करो, मुझे जो चाहिए मुझे वो प्रोवाइड करो, और बस फजूल की परेशानियां पालने की जरूरत नहीं है तुम्हारा मेरे करीब रहना ही मुझे ठीक कर देगा। वैसे खुद से लगा इसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था, अंदाज में बेकरारी थी। बस की गर्दन को जा बजा चूमता अपने लब्बों के लम्ब से भिगोने लगा था, जबकि इसके अंदाज पर वो शर्माकर अपना आप इसके सीने में छुपाने लगी थी। लेकिन शाबिर का तो मूड कुछ और ही था। वो झटके से इसे बेड पर लिटाता इसके ऊपर झुका था। शाह सही आपके बाजू में दर्द होगा, वो परेशानी से बोली, जबकि इसकी परेशानी को इग्नोर करते हुए इसके लबों पर अपने लब रखता नरमी से इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा था। इसके अंदाज में बेतहाशा नरमी थी। आसिर पहली दफा इसके अंदाज में ये नरमी और मलाइमत महसूस कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी सांसों की खुशबू को चुराता इसे अपनी बाहों में कैद करता जा रहा था, जब अचानक ही दरवाजे से रिजवाना अंदर दाखिल हुई। वो एक झटके से इसे पीछे करती बेड से उठी तो शाबिर कहा कर रह गया था। बांसों के दर्द में अचानक जोर पकड़ा, जिस पर आसिर ने चीखते हुए अपने लबों पर हाथ रखा था। रिजवाना के अचानक अंदर आ जाने की वजह से आसिर एक झटके से खुद से दूर करती बेड से उठने लगी थी, जबकि वो करा कर रह गया। इसके कंधे पर खींच लगने की वजह से वो बुरी तरह से तकलीफ से बिलबिलाया था। या अल्लाह, वो परेशानी से तेजी से इसके पास होती इसके कंधे की चोट को देखने लगी थी। इसके चेहरे पर तकलीफ के असरात देखकर इसकी हालत खराब होने लगी थी। वो मुंह पर हाथ रखे अचानक रोने लगी। इसकी आंखों से तेजी से पानी बह रहा था, जबकि शाबिर अपनी तकलीफ बुलाई इसका मासूम चेहरा देखने लगा था। आसिर मेरा बच्चा, मेरी जान, ये क्या हरकत है, तुम इस ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? वो इसे अपने साथ लगाता अपने सीने में छुपा गया था। मेरी वजह से आपको दर्द हुआ, मैंने आपको तकलीफ दी, मैं इस तरह से नहीं उठती तो आपको दर्द नहीं होता ना, फिर से खून निकल रहा है। वो परेशानी से रोते हुए से बता रही थी, जबकि शाबिर ने एक नजर अपने कंधे को देखा था, जहां पर एक दफा फिर से झटका लगने की वजह से खून बहने लगा था। डॉक्टर ठीक कह रहा था, इसे एक दफा फिर से अस्पताल जाने की जरूरत थी, वरना इसने खून बंद नहीं होना था। कल रात को भी डॉक्टर कह रहा था कि ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो रही है। मेरा चांद रिलैक्स, मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ, बस तुम यूं ही परेशान हो रही हो, ये खून तो बस ऐसे ही निकल रहा है, ठीक हो जाएगा, एंड यू गेट आउट। इसने एक नजर दरवाजे पर खड़ी रिजवाना को देखा था, जो इसके दर्द की वजह से इसकी करीब आई थी। इसके मजीद पास आने पर शाबिर ने दूर से ही इसे कमरे से दफा हो जाने के लिए कह दिया था। मैंने कहा जाओ यहाँ से। अब की दफा इसने आंखों में सख्ती लिए कहा तो रिजवाना फौरन कमरे से बाहर निकल गई थी। वो कभी बिना दरवाजे पर दस्तक दिए अंदर नहीं आती थी। न जाने इसे आज क्या हुआ था कि यूं ही दरवाजे पर दस्तक देने की जहमत किए बगैर वो अंदर दाखिल हो गई थी, और शाबिर को भी इसकी यही हरकत बहुत बुरी लगी थी। इस वक्त वो आसिर के साथ मसरूफ था, इसके साथ खूबसूरत लम्हात गुजार रहा था। ऐसे में रिजवाना का यूं आना इसे बहुत बुरा लगा था। इस वक्त जिस तरह से आसिर रो रही थी, इस चीज ने तो इसे मजीद डिस्टर्ब कर दिया था। वो आसिर को अपने साथ लगाए रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था, जो बुरी तरह से रो रही थी। मैं फिर से डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, वो दोबारा से आपकी पट्टी करेगा। अल्लाह, कितना खून बह रहा है। वो बड़ी मुश्किल से इसके करीब से उठती पर्ची को निकालने लगी थी, जिसमें से सारे डॉक्टर्स के नंबर लिखे थे। वो जबरदस्ती इसका फोन इसके हाथ में पकड़ाने लगी, क्योंकि शाबिर को गवाराना था कि इसकी बीवी किसी गैर महरम को अपनी आवाज भी सुनाए। वो तंग आकर फोन थाम कर डॉक्टर को मिलाने लगा था, वरना इसकी बीवी ने इसे सुकून की दूसरी सांस नहीं लेने देनी थी। हो गई गुड मॉर्निंग, अब उठ जाए, दिन का 1:30 बज रहा है। वो 5वीं दफा के करीब से उठने की कोशिश करने लगी, जब अरताश ने इसे दोबारा से अपनी बाहों में जकड़ लिया था। नहीं, अभी गुड मॉर्निंग नहीं हुई, अभी मेरे पास से मत उठना। वैसे अपनी बाहों में जगह इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपा गया था। अरताश उठ जाए, भाई सब लोग क्या सोच रहे होंगे, कितना ज्यादा टाइम हो गया है, हमें इतनी देर तक कमरे में नहीं रहना चाहिए। वो परेशानी से इसका चेहरा अपनी गर्दन से निकाल कर अपने हाथों में थाम चुकी थी, जबकि इसकी बात पर वो इसे घूरने लगा था। कोई क्या सोचेगा, क्यों सोचेगा, वो लोग सोचने के नहीं, काम करने के लिए पैसे लेते हैं हमसे, वो हमारे मुलाजमे हैं, तुम्हारी सास नहीं। और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सासू माँ का झंझट ही नहीं है तुम्हें। वैसे मेरी अम्मी बहुत स्वीट थी, वो अगर आज हयात होती तो हमें डिस्टर्ब हरगिज ना करती। लेकिन अगर सासू के बारे में बात करूँ ना, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं।
इनके रूल्स को फॉलो भी करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तुम्हारी कोई सास ही नहीं है, अपनी मर्जी से उठो, अपनी मर्जी से सो। वो उसके खुद अपना हिसाब बनाता इसे बता रहा था, जबकि इसने आस्ते से इसके हिसाब को खोलते हुए बेड से उठना चाहा था। माई डियर हस्बैंड, अगर मेरी सास नहीं है तो मुझे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सास जैसा एक शोहर मेरे गले पड़ा हुआ है जो मुझे मेरी मर्जी से कुछ नहीं करने देता। मुझे बाहर जाना है, मस्जिद नहीं रहना रूम में। छोड़े ना, आप तो सास से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी दोबारा पकड़ लेने पर आपकी दफा वो बेड पर गिरते हुए बोली थी, गुस्ताख लड़की, तुम्हारे शोहर तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुम मोहब्बत करने वाले शोहर को खतरनाक बोल रही हो। अब मैं सचमुच में बताता हूँ कि खतरनाक शोहर कैसा होता है। वो एक झटके में इसे बेड पर गिराता हूँ तो इस पर साया फकन हुआ था। नहीं नहीं सॉरी अरताश, मेरा वो मतलब नहीं था। खुद के यूं पकड़े जाने पर वो परेशानी से कहने लगी थी। अरताश का मूड फिर से खतरनाक हद तक रोमांटिक हो चुका था और वो इसके मूड के साथ इस कमरे में नहीं रह सकती थी, वरना अरताश के अंदर का रोमांटिक जिन फिर से जाग जाता और वो बुरी तरह से फंस जाती। अब तुम्हारा कुछ भी कोई मतलब क्यों ना हो डार्लिंग, लेकिन मेरा मतलब अब तुम्हें जब तक समझ ना आ जाए तब तक तुम इस रूम से बाहर नहीं जा सकती। वो इसे अपनी बाहों में कैद करता है, इसके लबों पर अपने लब रखता है, इसे फड़फड़ाने पर मजबूर कर गया था। डॉक्टर आज सुबह से दूसरी दफा आया था और इस वक्त वो इसका प्रॉपर चेकअप कर रहा था। डॉक्टर ने अब भी इसे यही मशवरा दिया था कि इसे अस्पताल जाना चाहिए, ना कि घर पर रहकर इसे बेहतियाती करनी चाहिए। खून काफी ज्यादा ज़ाया हुआ है और शायद इसे मजीद भी खून लगाना पड़ सकता है, लेकिन शाबी ने तो हमेशा अपनी ही मर्जी की थी, वो किसी की बात क्यों मानता, इसलिए डॉक्टर की बातों को भी वो मसलसल नजरअंदाज कर रहा था। इस वक्त कमरे में सिर्फ वो था, उसके साथ डॉक्टर था, उसके साथ इसका खास मुलाजिम, इसका गार्ड मौजूद था। इस दफा इसने कमरे में असीर को रुकने की इजाजत नहीं दी थी, क्योंकि असीर काफी ज्यादा जज्बाती थी और मामला खराब हो रहा था। डॉक्टर भी बासित था कि इसे अस्पताल चलना चाहिए। देखिए डॉक्टर साहब, मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने अपने घर में किसी को भी इस बारे में नहीं बताया और मैं प्रॉपर इलाज घर पर करवा कर घर आया हूँ। अगर मैं अस्पताल जाऊंगा तो मेरी बीवी को यकीनन पता चल जाएगा कि मुझे गोली लगी है और मैं इसे ये बात नहीं बताना चाहता। मैं अपने घर में किसी तरह की कोई परेशानी लेकर नहीं आना चाहता। आप समझने की कोशिश करें। इसने नरमी से डॉक्टर को बताया था। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ शाह सही, लेकिन फिर भी आपकी कंडीशन भी तो आपको समझनी होगी ना। आपको गोली लगी है, ये कोई छोटी सी बात नहीं है और गोली का इलाज इस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से आप करवा के आए हैं। सिर्फ पट्टी बनवा देना इलाज नहीं होता। आपकी दफा डॉक्टर का लहजा सकता, डॉक्टर मैंने अस्पताल लेकर आऊंगा, लेकिन ये वहां रुक नहीं सकते। आप कहीं दफा पास करार बास बोला था। ठीक है, आप इन्हें अस्पताल लेकर आए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुछ ही घंटों में इनकी रिकवरी करवा सकूं, जो कि बेहद मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। डॉक्टर इसे इत्मीनान दिलाता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि अरबाज इसके पीछे ही आ गया था और इसके निकलते ही आसिर फुल स्पीड में कमरे में दाखिल होते इसके पास आकर बेड पर बैठ गई थी। वो जितनी स्पीड से इसके पास आई थी, शाविर के लब बेख्तियार मुस्कुराए थे। ईदा मेरी बच्ची, कुछ खा लो बेटे, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। तुम्हारा इतनी देर भूखा रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी औलाद भी है जिसकी खातिर तुम्हें कुछ ना कुछ खाना होगा। देखो फिलहाल हमें समझना होगा, इस वक्त फारद अपनी मर्जी कर रहा है, लेकिन कब तक चलेगी कोठे वाली के साथ इसकी जिंदगी। एक ना एक दिन तो वो लौट कर यहीं आएगा ना, क्योंकि कोठे वालों के साथ घर नहीं बसाए जाते। मेरी बच्ची, तू अपनी जान हल्का मत कर, तू परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ तेरे हक में होगा। बस थोड़े से वक्त की जरूरत है, लेकिन इस बात की गारंटी मैं तुझे देती हूँ कि वारद ज्यादा दिन इस लड़की का असीर नहीं रह सकेगा। अम्मा इसके पास बैठी से समझाते से जबरदस्ती खाना खाने पर मजबूर कर रही थी। ज्यादा दिन तक बाद दिनों से सालों पर चली गई है अम्मी, और कितना इंतजार करूं मैं। अम्मी 2 साल से मैं इनके निकाह में हूँ। 2 साल से वो मेरे शोहर के रुतबे पर फाइज है, लेकिन इस लड़की ने इनकी जान नहीं छोड़ी। वो पहले दिन से इनके रखेल थी, लेकिन अब वो बीवी बनकर इनके घर में आ गई है और कितना सब्र करूं मैं। मैंने वालिद की हर बात बर्दाश्त कर ली, इनकी हर गलती नजरअंदाज कर दी, ये सोचकर कि वो एक बाहर की औरत है, एक तवाइफ है, जितना चाहे वो कितना इन्हें पसंद हो, लेकिन इसकी कोई औकात नहीं। लेकिन अब आपका बेटा इसे मेरे मुकाबले लेकर आया है, इसे निकाह करके इसे इसी घर में लेकर आया है, और आप कहते हैं कि मैं अब भी सब्र करूं। कैसे वो औरत इस घर में आ गई, कैसे आप सबने इसे यहाँ आने की इजाजत दी। औरत को गोली लगी थी मैं मानती हूँ, लेकिन क्या वालिद को गोली लगी थी मैं मानती हूँ, लेकिन क्या आप लोगों के साथ वालिद का तल्लुक इतना कमजोर है कि आप लोग बिना इनकी बात माने इन्हें इस घर में नहीं रख सकते। और अब मेरा शोहर सुबह से शाम तक इस लड़की के साथ एक कमरे में बंद है और आप सब लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। किसी ने एक दफा भी नहीं सोचा कि अपने शोहर को किसी और लड़की के साथ देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही होगी। और आप भी यहाँ सिर्फ और सिर्फ मेरी कोख में पलती औलाद के लिए मेरे पास आई हैं। आपको यकीनन मुझसे कोई हमदर्दी नहीं। वो गुस्से से बोल रही थी। ईदा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं है, तुम भी हमारे लिए अजीज हो। अमना बेगम ने परेशानी से कहा था, जबकि वो गुस्से से सर झटकते तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। अमना बेगम भी तेजी से उठकर इसके पीछे बाहर आई थी। कहाँ जा रही हो तुम? वालिद की आंखें तो आहिस्ता आहिस्ता चलती वॉशरूम की तरफ जा रही थी, फ्रेश होने जा रही। उसने हाथ में अपने कपड़े पकड़ रखे थे, यकीन से चेंज भी करना था। और ये कपड़े कहाँ लेकर जा रही हो? चेंज करना है तुमने, अकेले कैसे करोगी? मैं किसी मुलाजमा को बुला देता हूँ। वो बेड से उठते हुए बोला था, नहीं मैं खुद कर लूंगी, किसी मुलाजमा की जरूरत नहीं है, मैं कर सकती हूँ। वो नर्स जबरदस्ती करवाती थी, कहती थी कि मैं अपने जख्म ना देखूं, वरना अपने जख्म देखूंगी तो दिल घबराएगा, वरना कपड़े बदलना मेरे लिए हरगिज मुश्किल नहीं है। शायद नर्स को लगता है कि मेरा दिल बहुत छोटा है जो अपने जख्म देखकर मैं घबरा जाऊंगी। वो दोनों मिलकर मुझे कपड़े बदलवाती थी, ना तो एक नजर
बदलवाती थी ना तो एक नज़र रखती थी कि कहीं मैं सर ना झुका दो। इन बेचारियों को क्या पता कि ज़िंदगी में इतने ज़ख्म देख रखे कि इन ज़ख्मों से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो तल्ही से मुस्कुराई थी जब वालद अपनी जगह छोड़कर इसके सामने आ रुका था। मैं नहीं जानता कि वो दोनों किस वजह से तुम्हें ज़ख्म देखने से मना करती थी, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इतनी जल्दी अपने ज़ख्म नहीं देखने चाहिए जब तक ये ज़ख्म बेहतर हालत में नहीं आ जाते। हो सकता है बड़े ज़ख्म की वजह से डॉक्टर ने ऐसा करने से मना करके रखा है, क्योंकि तुम्हारा ज़ख्म छोटा हरगिज़ नहीं है। तुम फिक्र मत करो मेरी शहज़ादी, तुम पर जो ज़ुल्म हुआ है इसका इंतकाम मैं लेकर रहूँगा, लेकिन मेरे अंदर की आग अब तक ठंडी नहीं हुई। तुम्हारे मुजरिम को जब तक अपनी तकलीफ ना दूँ, जितनी तकलीफ तुमने सही है, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा, लेकिन तुम्हें इस तकलीफ को अकेले में नहीं सहने दूंगा। तुम्हें कपड़े मैं खुद चेंज करवाऊंगा। वैसे देखते हुए कहने लगा तो इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। रेशम भाई के अल्फाज इसके कानों में गूंजने लगे थे। तुम्हारी बदसूरती देखकर बादशाह तुम पर थूकेगा भी नहीं। इन लफ्जों की संगीनगी वो आज तक भूल नहीं पाई थी। वो जब जब इन लफ्जों को याद करती अजीज से इसकी सांसें थमने लगी थी। नहीं, मैं खुद कर लूंगी प्लीज, इसने परेशानी से कहा था। मैंने तुमसे पूछा नहीं, जब मैंने कह दिया कि मैं करूंगा तो मैं ही करूंगा। वो अपनी बात मुकम्मल करता इसके ऊपर से चादर हटाने लगा तो सीनत ने सख्ती से अपनी आंखें मूंद ली थी। वो इसे रोक नहीं सकती थी और ना ही शख्स ने रुकना था। वो इसे कोई तकलीफ नहीं देना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी, क्योंकि सामने खड़ा आदमी इसका शौहर होने के साथ साथ अपनी मर्जी का मालिक भी था। इसकी चादर हटाते हुए इसने नरमी से पीछे हाथ ले जाते हुए इसकी जिप को नीचे किया था। इसकी पनाहों में खड़ी लड़की आहिस्ता आहिस्ता लरजती अपनी बंद आंखों समेत चेहरा झुका गई थी। मेरी शहजादी, मैं कोई गैर नहीं तुम्हारा शोहर हूँ, इतना शर्माओ मत मुझसे। बहुत जल्द तुम्हारी ये शर्म और हया मैं अपने नाम कर लूंगा। वो नरमी से इसके चेहरे पर फूंक मारता इसके माथे पर अपने लब रख गया था, जबकि जिन्नत की आंखें हमवार बंद थी। वालद नरमी से इसकी कमीज इसके वजूद से अलग करता बेड पर पड़ी इसकी फराक उठाकर लाया था। जिन्नत ने आंखें अब तक नहीं खोली थी। वो इसके दागदार वजूद को देख रहा था। क्या सोच रहा होगा वो इसके दागदार वजूद को देखते हुए? इसने नरमी से आंखें खोले अपने सामने खड़े बादशाह को देखा था, जो इसकी पैरेट ग्रीन फ्रॉक की स्लीव्स को साथ उलझा हुआ था। मेरी शहजादी, ये इस तरह से होगा ना? सॉरी यार, बीवी को कपड़े पहनाने का एक्सपीरियंस नहीं है। वो इसके कान के करीब झुकता सरगोशी नुमा आवाज में बोला था, जबकि इसकी चेहरे की मुस्कुराहट देखती वो नम आंखों से मुस्कुराई थी। रिलैक्स रहो, कुछ नहीं कह रहा मैं तुम्हें, कुछ भी नहीं। जब तक तुम मुझे सहने के काबिल नहीं हो जाती तब तक अपने जज्बात पर लगाम डाले बैठा हूँ मैं। तुम्हारे साथ बिल्कुल शोहरों वाला सलूक नहीं करता, तुम्हारे करीब नहीं आता, तुम्हारे होंठों का जायका तक महसूस नहीं किया। जानती हो क्यों? अगर एक दफा तुम्हारे होंठों का जायका चख लिया तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, कंट्रोल खो दूंगा अपना। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे ठीक होने से पहले तुम्हें खुद में उलझाकर मजीद बीमार ना कर दूं, इसलिए अपने जज्बात पर बंद कर बैठा हूं। लेकिन याद रखना, मेरे जज्बात का समुद्र जिस तरह से मैंने कंट्रोल करके रखा है, इसी तरह से तुम्हें सहना भी होगा। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खुद बीमार करूंगा। इसकी सरगोशियां अरूज पर थी, जबकि कमीज को गले से थामते इसके गले में डालने ही लगा था कि अचानक दरवाजा खुल गया। वो लड़स कर इसकी पनाहों में आ गिरी थी, जबकि दरवाजे पर रिदा जो तेजी से अंदर दाखिल हुई थी, सामने का मंजर देखकर एक लफ्ज ना बोल पाई थी। सॉरी, मुझे इस तरह से नहीं आना चाहिए था। वालद जिस अंदाज में से अपने साथ लगाए खड़ा था, रिदा तेजी से कहती वहां से बाहर निकली थी, जबकि दरवाजे पर खड़ी आमना बेगम भी अच्छी खासी शर्मिंदा होती तेजी से कमरे से बाहर निकली थी। जीनत का वजूद बेलबास था, जबकि जिस तरह वो वालद की पनाहों में खड़ी थी, ने समझने में एक लम्हा न लगा कि अंदर कमरे में क्या हो रहा था। रिदा तेजी से वापस सीढ़ियां चढ़ती ऊपर कमरे में चली गई थी, जबकि आमना बेगम शर्मिंदा होती अपने कमरे की तरफ आ गई थी। इसने फ्रिज खोला तो सामने पेस्ट्रीज पड़ी थी, इसके लब मुस्कुराए थे। काका ने जल्दी से डब्बा निकाला था, जिसके ऊपर सॉरी ख्वाहिश लिखा हुआ था, मतलब कि ये डब्बा यरमान यहाँ पर छोड़कर गया था। इसके अलावा इसे इसके नाम से कौन पुकारता था? वो जल्दी से पेस्ट्रीज का डब्बा लाकर टेबल पर रखती प्लेट उठाने के लिए जाने ही लगी थी कि फिर सोचा इतनी फॉर्मेलिटीज करने की क्या जरूरत है? पेस्ट्री ने जाना तो पेट में ही है ना, क्या फर्क पड़ता है प्लेट पे डाकर खाओ या प्लेट के बगैर? तहजीब से खाओ, तरबियत भी किसी चिड़िया का नाम है। अम्मी ने इसे हमेशा की तरह बेफिक्री से बैठने पर कहा था और प्लेट निकाल कर इसके सामने रखी थी। कसम से अम्मी, आप इस दुनिया की बेस्ट अम्मी हैं, बस खाते वक्त मुझे टोका ना करे। और दरवाजे पर जो खड़े हैं ना, इनको मेरा थैंक यू बोल दे। मेरी इनसे बोलचाल बंद है। इसने दरवाजे पर खड़े यरमान को इग्नोर करते हुए कहा तो जहां इसके अंदाज पर मम्मी मुस्कुराई थी, वहीं यरमान भी सर झुकाकर हंस दिया था। अच्छा, तो तुम इसे नाराज हो, इसे थैंक यू नहीं बोल सकती, तो इसकी लाई हुई पेस्ट्रीज क्यों खा रही हो? ये भी छोड़ दो, नायरा खा लेगी। अम्मी फौरन बोली थी, अम्मी इस तरह की बातें करके ना मेरे साथ दुश्मनी ना मोल लिया करें आप। मुझे इस किचन में रहना ही नहीं है, सब लोग ही मेरे दुश्मन हैं। या मेरे वो पेस्ट्रीज का डब्बा उठाकर नखरे दिखाती कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि यरमान ने मुस्कुराते हुए अमना बेगम को देखा था। शाबाश बेटा, इसी तरह से नखरे उठाते रहो, इसकी आंखें जिंदगी में तुम्हें तकनीक का नाच नचाएगी। थोड़ा सा गुस्सा किया करो, डांटा करो, सख्ती दिखाया करो। जिस तरह तुम हर बात में नरमी से काम लेते हो ना, तुम्हारी लिए आंखें बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। वो उसे समझाते हुए बोली, हालांकि मामला इनकी अपनी बेटी का था, लेकिन यरमान इसके मामले में इस वजह से ज्यादा नरम था, इसलिए तो वो कभी जिंदगी को सीरियस ही नहीं लेगी। आप फिक्र न करिए चाची, जब वक्त आएगा तब समझ जाएगी। और वैसे भी अगर मैं नखरे नहीं उठाऊंगा तो मैं बात नहीं मानूंगा, तो फिर ये चीज किससे करेगी? और वैसे भी आगे जिंदगी में तो इसके नखरे में मैं नहीं उठाने हैं ना। वो मुस्कुराकर कहता किचन से निकल गया था, जबकि आमना बेगम इसे डेरू दवाई देती अपने काम में मसरूफ हो गई थी। मैं भी आपके साथ चलूंगी डॉक्टर के पास, देखूं तो सही डॉक्टर क्या कहता है आपके बारे में। लगता है चोट ना अंदरूनी लगी है, गहरी चोट है, इसीलिए तो आपको आराम नहीं मिल रहा। मैं खुद चलूंगी आपके साथ, डॉक्टर जो एहतियात बताएगा वो सारे करूंगी। वो इसके पास बैठकर बोल रही थी, अभी शावीने से बताया था कि इसे कल अस्पताल जाना है। नहीं, तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मेरे साथ अरबाज जाएगा। अरबाज को इन सब चीजों की समझ है, वो हर चीज को हैंडल कर सकते हैं। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा, और मुझे गवारा नहीं कि तुम एक फजूल और मुझे हरगिज़ गवारा नहीं कि तुम फजूल में मेरे साथ खज्जल हो। लेकिन मैं कहा ना,
नहीं तो नहीं, मतलब नहीं। आप फजूल बहस मत करना मेरे साथ। अगर मैं तुम्हारे साथ नरमी दिखाता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाओ। एक दफा जो कह दिया इसको समझा करो। वो आंखों में सख्ती लिए बोला तो आसिर खामोश हो गई थी। मैं नहीं बोलूंगी आपके साथ, कभी बात नहीं करूंगी। अकेले जाना है शौक से जाए, मुझे बात करने की जरूरत नहीं। वो आंखों में नमी लिए गुस्से से कहती इसके पैर से उठने ही लगी थी जब शावीर ने तड़प कर इसका हाथ थाम लिया था। अरे मेरा चांद नाराज हो गया मुझसे। वो नरमी से खींच कर अपनी पनाहों में लोता बोला था जब अचानक बाहर शोर उठा था। इतने शोर को सुनते शाबी ने जल्दी से बेड छोड़ा था जबकि आसिर भी इसके पीछे ही आई थी। जब नीचे एक 24-25 साल लड़की को शोर मचाते देख हर बाजी से कंट्रोल करता बाहर आकर रहा था, जबकि इसके साथ 2-3 गार्ड्स और भी थे। वो कैसे भी घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था जबकि आसिर इसके पीछे भागती तेजी से सीढ़ी से उतरने लगी। सियान भाई वो भागते हुए नीचे जा रही थी जब शाबी ने तेजी से कदम बढ़ाकर इसका बाजू पकड़ इसे अपनी तरफ खींचा था। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, इस तरह बिना निकाब के नीचे जा रही है। वो गुस्से से पागल हुआ था ना जाने क्यों। इसके चेहरे पर वो किसी गैर मर्द की नजर बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सियान भाई मेरे भाई है वो, असी ने परेशानी से बताया था। भाई सिर्फ तुम्हारा जियान है, बाकी लोग तुम्हारे कुछ नहीं लगते। इसने इसे एहसास दिलाया था कि नीचे वहां और भी लोग मौजूद हैं। जब जियान ने अंदर आते हुए गुस्से से शाबिर को पुकारा था, इसने अपने हाथ के इशारे से गार्ड्स को वहीं से बाहर जाने का इशारा किया था। शाबिर शाह इसके अंदाज में गुस्सा और नफरत थी। मैंने सुना था कि बहुत बड़े इंसान हो तुम, बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, इस गांव के लोगों को भला चाहते हो तुम। बताओ मेरे कौन से गुनाह की सजा तुमने मेरी बहन को बनी किया है? मेरा कौन सा जुर्म था जिस पर तुमने मेरी बहन को अपने निकाह में लिया? बताओ मुझे, तुम होते कौन हो फैसला करने वाले? जमीनी खुदा हो तुम? तुम्हें शर्म ना आई मेरी मासूम बहन की जिंदगी तबाह करते हुए? वो गरज रहा था जबकि जिस अंदाज में शाबिर ने आसिर का हाथ थाम के रखा था वो चाहकर भी अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ा नहीं पा रही थी। सारे सब हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, शाबिर ने नरमी से कहा था। बात तुमसे मैं नहीं बल्कि मेरा वकील करेगा। तुम मेरी बहन को तलाक दोगे क्योंकि मैं अपनी बहन की ये वनी यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। चलो आसिर मेरे साथ, तुम इस शख्स के साथ एक लम्हा भी नहीं रुकोगी। इस आदमी का क्या लगता है सऊदीया में मुझे नौकरी दिलवाकर मुझे अपना गुलाम बना लेगा? मैं अपनी बहन का हिसाब नहीं मांगूंगा। मैं जानता तक नहीं था कि यहाँ मेरी बहन पर क्या क्या जुल्म हुआ है, वरना एक लम्हा न लगा था यहाँ आने में। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। मैं अपनी बहन को तुम जैसे जालिम इंसान के साथ एक लम्हा नहीं रहने दूंगा। इसकी आवाज़ हवेली से गूंज कर वापस आ रही थी जबकि शाबिर बरसुकून अंदाज में इसकी बातें सुन रहा था। जियान बेटा ये तू क्या कर रहा है? तू चल यहाँ से मेरा बच्चे। असीर अपने घर में बहुत खुश है, वो अपने शाहर के साथ अपनी जिंदगी जी रही है। शाह साई ने इसे बहुत खुश रखा हुआ है। हमें कोई जरूरत नहीं है मामला बिगाड़ने की। अल्लाह पाक का बड़ा करम है, शाह साई ने हमारी असीर को अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लिया है। हमारी असीर को यहाँ कोई तंगी नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। मेरे बच्चे तू चल यहाँ से। असीर बहुत ज्यादा खुश है। तीन मोहम्मद इसके पीछे भागता हुआ अंदर दाखिल होता जियान को थामने लगा था। खुश है मेरी बहन, यहाँ वनी होकर खुश है। एक ऐसे इंसान के साथ वो खुश है जिसने बीच गाँव में से बिना किसी कसूर के वनी करवाया था। अब्बा आंखों देखी मक्खी तो निकल रहे होगे, मैं नहीं निकल सकता। मैं अपनी बहन को इस तकलीफ में नहीं झोंक सकता। मैं जानता हूँ अपने ख्वाब अपनी ख्वाहिश छोड़कर मेरी बहन कभी खुश नहीं रह सकती। मैं जानता हूँ वो यहाँ खुश नहीं है। जबरदस्ती खुशी का तो इसके गले में मत लटकाओ। अब्बा वो मासूम है, मेरी बच्ची है, मेरी बेटी है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं इस शख्स के साथ नहीं रहने दूंगा। मैं अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें लगता है वो खुश है तो तुमने जो सोचना है सोचो, लेकिन मैं देख सकता हूँ वो खुश नहीं है। शाह साई ने इसे जबरदस्ती पकड़ कर रखा हुआ है। वो गुस्से से बोल रहा था जबकि गार्ड से अपना आप शर्माने में वह हलकान हो चुका था। अरे बेटा तू क्या क्या सोच रहा है? असीर को यहाँ कोई तंगी नहीं है, वो यहाँ पर बहुत खुश है। शाह साई ने इसे कोई तंगी नहीं दी। इसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, वो अपने शोहर के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही है। शाह साई बहुत मोहब्बत करते हैं इसे। अरे पूरी दुनिया के सामने कबूल किया है इसे। वनी छोड़कर उन्होंने पूरे गाँव के सामने इसे अपनी बीवी के रूप में कबूल किया है। सारी रस्म और रिवाज के साथ इसकी शादी की है। असीर भी बहुत खुश थी इसकी शादी से। असीर बेटा तू ही कुछ बोल दे वरना तेरा भाई पागल हो जाएगा। तीन मोहम्मद अपने बेटे को काबू करने की कोशिश में नाकाम होता असीर से कहने लगा था जो शाबिर से अपना बाजू छुड़वाने में हलकान हो रही थी। शाबिर के कंधे में बेतहाशा तकलीफ थी और उस वक्त किसी को नहीं सुन रहा था, सिर्फ और सिर्फ इसी को देख रहा था जो किसी भी तरह अपना आप इसे छुड़वाना चाहती थी। चले जाओ यहाँ से तुम लोग, और इस घर में दोबारा मत आना। इस घर में तुम लोगों को कोई नहीं रहता। अगर तुम लोगों ने मेरी बीवी के रिश्तेदार बनकर आओगे तो सर आंखों पर, लेकिन अगर तुम लोग मेरी बीवी को मुझसे छीनने के लिए आओगे तो यहाँ से यही सलामत नहीं बल्कि बोटियों के सूरज जाओगे। मैं खामोश हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की वजह से, वरना अपने घर की दहलीज से मैं इस तरह किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं देता, और अगर कोई आ जाए तो इसे सही सलामत वापस नहीं भेजता। दूसरी दफा यहाँ कदम रखने की गलती मत करना जियान मोहम्मद, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा असीर के साथ खून का तल्लक है। वो गुस्से से कहता असीर का बाजू पकड़ इसे अपने कमरे की तरफ ले गया था जबकि इसका शोर शराबा मजाहमत सब कुछ अधूरी रह गई थी। वो चाहकर भी असीर को एक ऐसे इंसान से नहीं मिलने दे सकता था जो इसकी बीवी को इसके खिलाफ करने आया था। वो बेशक असीर का भाई था और असीर से जुड़ा हर रिश्ता इसे बेहद असीज था, लेकिन वो यूं किसी और को अपनी और असीर की जिंदगी में मदाखलत करने की इजाजत नहीं देता था। शाह साईं छोड़े मुझे अपने भाई से मिलना है। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मेरा भाई वो इतने महीनों के बाद वापस आया, कम से कम मुझे इसे देखने तो देते, इसे मिलने तो देते। कितने जालिम हैं आप। मैं कभी बात नहीं करूंगी आपसे, कभी भी नहीं। वो गुस्से से अपना बाजू छुड़ाती, बाजू पर बेड पर ऊंधे मुंह गिरते
नाराजगी से कहकर बहुत बुरे तरीके से रोने लगी थी और इसके इस तरह से रोने पर शाबिर तरफ उठा था। असी मेरा बच्चा, मेरी जान, इस तरह से मत रो, तुम देख रही थी ना वो क्या कह रहा था। अब कोई तुक बनती है इन बातों की। वो तुम्हें मुझसे तलाक दिलवाने की बात कर रहा था। क्या ये इतनी मामूली बात है? ऐसे कैसे मैं तुम्हें इस आदमी से मिलने दूं जब वो मुझसे मेरी जिंदगी छीनने की बात कर रहा था। वो इसके पास बैठा नरमी से इसके बालों में उंगलियां चलाता इसे समझाने की कोशिश करने लगा था, जबकि असी ने गुस्से से इसके बाजू पीछे झटके और जोर से रोना शुरू कर दिया था। शाबिर के कंधे से एक दफा फिर से झटका लगा था, लेकिन इसे इस वक्त अपनी नहीं बल्कि आसिर की परवाह थी, जो इतने बुरे तरीके से रो रही थी। इसका रोना वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, माफ कर दो यार, हम खुद जाएंगे तुम्हारे भाई से मिलने के लिए, मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा वहां पर, तुम मिल लेना, इसके साथ वक्त भी गुजारना, इसे समझा भी देना कि वो जो सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? चलो अब अपना मूड ठीक करो। तुम मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाली थी ना। वो इसके पास होता इसकी गर्दन के करीब कान में झुकते हुए बोला था। वो बेड पर ऊंडे मुंह पड़ी पूरी तरह से इसके नीचे कैद हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ इस पर साया फकन होता, इसने अपना वजन जरा भी इसके ऊपर नहीं गिराया था। मैं नहीं लेकर जाने वाली थी, वो आपका बॉडीगार्ड लेकर जाने वाला था। आपने कहा था मेरी नरमी का नाजायज फायदा मत उठाओ, तुम मेरे साथ नहीं आ सकती। वो एक नजर से देखती बीगी आंखों से इसके अल्फाज दोहराने लगी थी। अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था, ऐसे हो सकता है मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर ना जाऊं, जहां तुम चाहो कि वहां जाऊंगी। उठो जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम डॉक्टर के पास शहर चलेंगे। अच्छे से तैयार होना, हम डिनर भी बाहर करेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। वो इसके कान के करीब झुकता इसके गर्दन पर अपने लब रखते हुए मदहोशी से बोला था, जबकि आसिर को अपने इर्द गिर्द खतरे की घंटियां बजती हुई महसूस हुई थी। शाह साईं, ये आप क्या कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आसिर ने फौरन सीधे होते हुए इसके सीने पर हाथ रखना चाहा था, लेकिन इससे पहले कि वो इसे संभालती शाबिर अपना वजन इस पर डालता इसकी गर्दन पर अपने लब्बों का लम्स बनाने लगा था। इसकी दहकती सांसें से बेहद बदहाल करने लगी थी। इसकी होंठों की नरमी आसिर की गर्दन की नाज़गी को महसूस करने लगी थी। हम लेट हो जाएंगे, वह हल्की सी मज़ाहमत करती इसके कंधे पर हाथ रखने लगी, जब अचानक ही शाबिर ने इसके दोनों हाथों को एक हाथ में कैद करते हुए ऊपर किया था और फिर अपना वजन इस पर मुंतकिल करते हुए वो इसके लब्बों को अपने लब्बों में ला कर किया था। इसने अपने लब आज़ाद करते हुए कुछ कहना चाहा, जब वो इसके लब्बों पर फिर से झुकता इसे कुछ बोलने की इजाज़त दिए बगैर अपनी बेकरारियां इस पर लुटाने लगा था। वो इसे नाराज थी, वो इसे नाराज रहना चाहती थी तब तक जब तक वो इसे गाना लेकर जाए, इसे इसके भाई से ना मिलवाए, लेकिन वो नाराज रहने नहीं दे रहा था। इतना पास आ जाता था कि वो सांस नहीं ले पाती थी। नाराज कैसे रहती? नाराज हूं मैं। लब आजाद होती ही वो अपनी गर्दन के बाद करने पर इसके लब्बों की दहकती आंच महसूस करती बोली तो शाबिर हल्का सा मुस्कुराया था। डोंट वरी, मैं तुम्हारी नाराजगी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। इसके कंधे से शर्ट सरकाते वो पैर की मदद से कमरे की लाइट ऑफ करता। दिन में भी फैलने वाले अंधेरे ने रात का मंजर पेश कर दिया था। वो कमरे में आकर गुस्से से पागल हो रही थी। रिदा वालिद के कमरे से तो वो निकल आई थी, लेकिन इस वक्त इसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर दे। कमरे में आते हुए इसने गुस्से से ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीजों को जमीन पर गिराते हुए सर थाम कर बेड पर बैठकर जोर से चिल्लाकर अपने गुस्से को कंट्रोल किया था। इस कमरे की आवाज बाहर नहीं जाती थी, वरना इसकी चीखों पुकार से इनको कोई ना कोई जरूर आ जाता। वो 2 कौड़ी की लड़की, 2 टके की लड़की, मेरे शोहर के साथ एक कमरे में नहीं, वारिशा तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तुम मेरे साथ ऐसा। ऐसा क्या किया है मैंने? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? इतनी मोहब्बत करती हूँ तुमसे, क्या मेरी जैसी मोहब्बत वो जिन्नत कर सकती है तुम्हारे साथ? कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। जो प्यार है तुमसे किया है, वो प्यार और कोई नहीं कर सकता। नहीं है वो खूबसूरत, कम से कम मुझसे तो ज्यादा हसीन तो वो हरगिज नहीं है। तो फिर ऐसे में ऐसा क्या है जो तुम इसके पीछे पागल हो रही है और मेरी मोहब्बत में नजर नहीं आ रही? नहीं, नहीं था मेरे पास कोई और भी रास्ता तुम्हें अपने करीब करने का, इसलिए सौदा किया था मैंने तुमसे अपनी कोख का। मुझे लगा था कि सिर्फ एक बार अगर तुम मेरे करीब आ गए तो तुम मुझसे दूर नहीं हो पाओगे। एक बार इस बिस्तर पर तुम्हें हासिल कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर पाएगी। लेकिन नहीं, तुमने साबित कर दिया कि मैं वो औरत ही नहीं जिसके शोहर के दिल में इसकी तलब जागे। मैंने तुम्हें अपनी तरफ राग़ब करने की हर मुमकिन कोशिश कर डाली, लेकिन तुम पत्थर थे, तुम पत्थर ही रहे। और मैंने 2 साल तक इस पत्थर पर सर फोड़ा है। 2 साल तक, पूरे 2 साल तक खुद को बेमोल करके मैंने तुमसे कुछ भी हासिल न कर पाई। तो इस लड़की को मैं कैसे अपना शोहर दे दूं? नहीं, हरगिज नहीं। इसके साथ तो मैं वो करूंगी कि वो दोबारा इस हवेली की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगी। वो एक तवाइफ है और सारी जिंदगी तवाइफ ही रहेगी। तवाइफों के साथ सिर्फ बिस्तर आबाद किए जाते हैं, इन्हें बीवियां बनाकर घर पर नहीं लाया जाता। और मैं इस तवाइफ को इसकी असल जगह दिखाऊंगी, इस हवेली से बाहर फंकवा कर तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी असल बीवी मैं हूँ और तुम मेरा मकाम किसी और को नहीं दे सकते। तुमने इस औरत को हवेली लाकर कितनी बड़ी गलती की है, इसका एहसास मैं तुम्हें दिलाऊंगी। वो अपनी सोचों में गुम थी जब अचानक दरवाजा खुला था। वो गुस्से से कमरे के अंदर दाखिल होता रिदा को देखने लगा, जो इस वक्त सुरख आंखें लिए शिकवा कर नगाहों से देख रही थी। अरे वाह, बड़ी जल्दी एक्सप्रेशंस बदल लिए, तुम तो ड्रामा क्वीन हो। इस घर में क्या हुआ? मेरे अलावा किसी और के आने के चांसेस थे क्या यहाँ पर? वैसे गिरकर भी इतने रंग नहीं बदलती हो कि जितने तुम बदलती हो। मैं ही हूँ, अपनी हकीकत दिखाओ मेरे सामने। ये झूठे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। वो गुस्से से देखते हुए बोला था जब रिदा बेड से उठती इसके सामने आई थी। मेरे आंसू झूठे हैं, मेरी तकलीफ झूठी है, मेरे जज्बात झूठे हैं, मैं भी झूठी हूँ। आपके लिए आपको मेरी तकलीफ नजर नहीं आती, मेरा दुख, मेरा दर्द। और प्लीज रिदा, मेरे सामने ये ड्रामेबाजियां नहीं करना। तुम जाकर बड़े अब्बा के सामने करो, जिनके सामने काम भी आएंगी, या फिर मेरी माँ के सामने करो ना। ये दिखावे, इस वक्त तुम्हारी कोख में मेरा बच्चा पड़ रहा है। मेरी माँ के लिए तुमसे अजीज मैं भी नहीं। इस वक्त मेरी माँ के लिए सबसे अहम तुम हो। तुम्हारी बात अहम है, तुम्हारी ख्वाहिश अहम है। इस वक्त अगर मेरी माँ को तुम मुझसे या
मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वो तुम्हें चुनेगी, क्योंकि तुम मेरी औलाद को जन्म देने वाली हो। बल्कि इस वक्त में पूरे खानदान के लिए तुम बहुत अहम हो। हर खानदान का वारिस पैदा करने वाली हो तुम अपने ड्रामे जारी रखो, सबके सामने आंसू बहाओ, ये जज्बाती ड्रामा सब कुछ करो, मुझे, मेरे खानदान, मेरी बरादरी के सामने गलत साबित करो, जालिम साबित करो। वो जो तुम 2 साल से अपना विक्टिम कार्ड खेल रही हो ना, खेलती रहो। अपने वुमेन कार्ड को इस तरह से इस्तेमाल करती रहो, मुझे रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में तुम्हारी किसी तरह की इंटरफेरेंस में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जीनत के आसपास भी तुम्हें ना देखूं। तुमने मेरा पूरा खानदान मेरे खिलाफ कर दिया, मैंने कभी तुमसे कुछ भी नहीं कहा और ना ही मैं कहूंगा, क्योंकि अब मुझे किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में अब बहुत खुश हूँ। मेरी मनचाही, मेरी मनपसंद लड़की मेरे पास आ चुकी है, मेरे निकाह में आ चुकी है। अब तुम्हारा होना ना होना मेरे लिए वैल्यू नहीं करता। और जहां तक इस बच्चे की बात है, ये बच्चा मेरा है, इसे मेरे पास आना है। और इस बच्चे के पीछे जो हकीकत है, इसे तुम भी वाकिफ हो और मैं भी। वो इसे देखते हुए बोल रहा था जब वो सुरहा की इस पर गाड़े इसका चेहरा देख रही थी। फिर अचानक इसके सीने से लगे, वो चाहकर भी इसे पीछे नहीं धकेल पाया था। इस वक्त इसकी कंडीशन ऐसी थी ही नहीं कि वो इसके साथ किसी तरह की जबरदस्ती करता। मेरा क्या कसूर है वारद? बस इतना कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, बस इतना कि अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैंने हर वो मुमकिन कोशिश कर डाली जो मैं कर सकती थी। आपकी खातिर, आपके करीब आने की खातिर मैंने हर हद से गुजर गई। ये गलती है मेरी, क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों आप मेरे साथ इस तरह से सलूक करते हैं? क्यों मुझे तकलीफ देते हैं? क्यों आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते? क्यों क्यों करते हैं आप मेरे साथ ऐसा? इसकी शाल को दोनों हाथों से झंझोड़े वो बुरी तरह से रोती से पूछ रही थी, क्योंकि नहीं हो तुम मेरी मोहब्बत, नहीं हो तुम वो औरत जो वारिस शाह के दिल में उतरी थी। क्या कहा था मैंने तुमसे निकाह से पहले, याद है? वो दिन मैंने तुम्हारे सामने हाथ जोड़े थे, मैंने तुमसे कहा था कि हम दोनों का रिश्ता नहीं चल सकता। मैं दादी से किए के वादे में बन चुका हूँ, तुम रिश्ते से इनकार कर दो। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम रिश्ते से इनकार करोगी, पर अब्बा ने सिर्फ मेरा रिश्ता नहीं रखा था तुम्हारे सामने, अरे मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर काबिल लोग थे जो तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे चुना सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें ठुकराया था। और तुम्हारी अना, तुम्हारा गुरूर इस बात को कबूल नहीं कर सकता था कि कोई तुम्हें ठुकरा सकता है। याद है तुम्हें जिस दिन रुखसती के बाद मैं कमरे में आया था, क्या कहा था तुमसे? वारिस शाह, मैं तुम्हारे गुरूर को हराकर तुम्हारे निकाह में आई हूँ। मैं सारी जिंदगी तुम्हारी नफरत कबूल कर सकती हूँ, लेकिन अपनी हार नहीं। याद है तुम्हें? तुमने कहा था वारिस शाह, मैं तुम्हारे गुरूर को हरा दिया, अपने रिश्तों को दफना कर आया था मैंने तुमने मेरी रूह की मौत पर मेरा हार का जश्न मनाया था। याद है? वो दुनिया आप भूल गई हो। है तुम्हें कहाँ याद होगा? दूसरों के दुख कहाँ याद रहते हैं तुम्हें तो अपने साथ होता जुल्म नजर आता है। जिन्नत की हकीकत सबके सामने कौन लेकर आया था? तुम। मेरे बार बार निकाह से इनकार करने पर बड़े अब्बा ने ये निकाह न करवाने का फैसला किया था, लेकिन तुमसे अपनी हार बर्दाश्त ना हुई तो तुम जीनत की हकीकत को सबके सामने लेकर आई। हमारे निकाह वाले दिन तुमने सबको बताया कि जिस लड़की से मैं इश्क कर बैठा हूँ वो एक कोठे पर नाचने वाली है। मैं जिस लड़की के लिए पूरे खानदान को मना रहा था, हर इंसान से लड़ रहा था, सिर्फ इसी खानदान में लाने के लिए, तुमने इसे गाली बनाकर सबके सामने पेश किया। तुम्हारी वजह से मेरी दादी ने मुझे कसम दी, सिर्फ और सिर्फ जिन्नत से दूर करने के लिए मेरा निकाह तुमसे करवाया था। मेरी जिंदगी में जिन्नत तुमसे पहले आई थी, बहुत पहले आई थी। मैंने तुमसे कहा था कि दुनिया तुम्हारी वजह से, मेरी दादी ने मुझे कसम दी, सिर्फ और सिर्फ जिन्नत से दूर करने के लिए मेरा निकाह तुमसे करवाया था। मेरी जिंदगी में जिन्नत तुमसे पहले आई थी, बहुत पहले आई थी। मैंने तुमसे कहा था दुनिया की हर चीज़ मांग लो मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी जिंदगी संवार दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वारिस शाह नहीं दे सकता, क्योंकि वारिस शाह सिर्फ और सिर्फ जिन्नत का है। लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें इस खानदान का वारिस चाहिए, तुम्हें इस जायदाद में की हिस्सेदार चाहिए, तुम्हें मेरी भीख में दिए हुए पैसे नहीं बल्कि हक हलाल से होने वाली जायदाद चाहिए, जो तुम्हारे बेटे के नाम हो। तुम्हारे बेटे के नाम होने वाली जायदाद तुम्हें तब तक नहीं मिल सकती जब तक वो इस खानदान के वारिस में से किसी एक की औलाद ना हो। इसलिए तुमने मुझे सेड्यूस किया, मेरे खाने में नशाबार दवाइयाँ मिलाई, मुझे जिन्नत की कसम देकर अपने साथ रिश्ता बनाने पर मजबूर किया। मुझे सिर्फ एक रात के लिए अपने साथ एक बिस्तर पर सोने के लिए कहा था कि तुम मेरी औलाद पैदा कर सको जो इस खानदान का वारिस बन सके। तुमने मेरी एक रात की गुर्बत के लिए अपनी कोख बेची थी। तुमने मेरे खाने में नशे की ओवरडोज मिलाई थी। मैं नशे में होने का फायदा उठाया। तुम वो वाहिद औरत हो जो अपना औरतपन संभाल नहीं सकी। मैं मर्द होकर जबरदस्ती का ये रिश्ता नहीं निभा सका, सिर्फ इसलिए ताकि कल को तुम जब किसी दूसरे मर्द के पास जाओ तो वो तुम्हारी दर पर सवाल ना उठाए। लेकिन तुमने एक औरत होकर अपने औरत होने की लाश नहीं रखी। सिर्फ और सिर्फ खानदान का एक वारिस पैदा करने के लिए तुम्हें वारिस शाह कभी चाहिए ही नहीं था। ये पैसे, ये शादी, ये औलाद, सब कुछ तुमने सिर्फ और सिर्फ जायदाद, ये पैसा और ये हवेली का हिस्सा हासिल करने के लिए किया जो तुम्हें मिलने वाली है। सिर्फ 2 महीने रह गए हैं इस बच्चे को दुनिया में आने में, और फिर तुम्हें इस खानदान में इस हवेली में एक अहम मकाम मिल जाएगा। तुम इस खानदान के वारिस की माँ बन जाओगी। तुमने जो चाहा तुम्हें मिल गया। फिर ये आंसू क्यों? ये रोना धोना क्यों? क्यों कर रही हो ये ड्रामे? क्यों मेरे और जिन्नत के बीच में आ रही हो? तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है मुझसे? कैसे तल्लक नहीं है वारिस शाह? मैं आपके निकाह में हूँ। हाँ, यह हकीकत है, मुझे नहीं थी आपसे मोहब्बत। बचपन से जवानी तक मैंने कभी आपसे मोहब्बत नहीं की, सिर्फ दिखावा किया, सबके सामने सिर्फ नाटक करती थी कि आप पसंद है मुझे, ताकि मेरी शादी आपके साथ हो जाए और मैं इस खानदान का हिस्सा बन जाऊँ। हाँ, बस जायदाद के लिए शादी की थी, इस खानदान में अपना नाम, अपना मकाम बनाने के लिए शादी की थी, लेकिन वो तब की बात थी जब आप मेरे करीब नहीं आए थे। इस रात के बाद सब कुछ बदल गया वारद। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, और मुझे सिर्फ जीनत चाहिए। वो लड़की मेरी मोहब्बत है, मेरे लिए सब कुछ है। तुमने मुझसे मेरा घर छीन लिया, तुमने मुझसे मेरे घर वाले छीन लिए, तुमने मुझसे मेरे रिश्तों का एतबार छीन लिया, तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली, तुमने मुझसे वफादारी छीन ली। जीनत वो पहली औरत नहीं होगी जिसके साथ मैं अपनी कुर्बतें बांटूंगा। इस बात का दुख मुझे कितना है ये तुम नहीं समझ सकती। ये सिर्फ एक वफादार मर्द समझ सकता है जो किसी से सच्ची मोहब्बत करे, लेकिन तुमने मेरी कुर्बतों में हयानत की। अब खुदा के लिए जीने दो मुझे। तुमने जो चाहा तुम्हें मिला, लेकिन वारिस शाह तुम्हें नहीं मिल सकता, क्योंकि वारिस शाह सिर्फ और सिर्फ जीनत का है। वो उसके हाथ से अपनी शाल नरमी से हटाता कमरे से बाहर निकल गया था, जबकि वो गुस्से से जाते हुए से देख रही थी। नहीं वारिस शाह, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकती। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे जीनत को जान से
तुम्हें हासिल करने के लिए मुझे जिनेस को जान से ही क्यों ना मानना पड़े, मैं वो भी कर गुजरूंगी। वो खुले दरवाजे की तरफ देखते हुए सोचती आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर बैठती पूरी शिद्दत से चीखें मारने लगी थी। अपने पेट पर हाथ रखे वो इतनी दिलहराश चीखें मार रही थी कि कोई दरवाजे से आवाज बाहर तक जाने लगी थी। अगर कमरे का दरवाजा ना खुला होता तो इसे पहले दरवाजा खोलने की जहमत करनी पड़ती, लेकिन इसकी चीखें सुनते ही कमरे में तेजी से वो लोग दाखिल हुए थे। जब वो आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर लेटी दर्द से बेहाल होने लगी थी। कितना दूर है ये शहर, अब तक क्यों नहीं आया? इसने कोई 5वीं 6वीं दफा से सवाल किया था। वो तकरीबन 3:15 घर से निकले थे और अब शाम के 6:30 बज रहे थे। इसे हरगिज उम्मीद न थी कि शहर गांव से इतना ज्यादा दूर होगा। ऐसा नहीं था कि वो कभी शहर आई नहीं थी, वो जियान के साथ कहीं दफा शहर आई हुई थी। ले यहाँ तक कि इसने अपने पेपर्स तक शहर आकर दिए थे, लेकिन ये कोई और ही शहर था जहाँ वो इसे लेकर जा रहा था, क्योंकि इसके मुताबिक तो गाँव के दूसरे साइड ही शहर आता था। और अभी इसे कौन से शहर लेकर जा रहा था वो नहीं जानती थी। शासाई इतना दूर नहीं था शहर। मैं जियान भाई के साथ कितनी दफा आई हूँ, ये आपने कौन से रास्ता ले लिया है वो जो खत्म ही नहीं हो रहा। वो परेशानी से इसे देखते हुए बोली थी, जबकि शाबिर मुस्कुराते हुए इसे सुन रहा था। इसकी आंखों में इसकी गुर्बत की हमारी अब तक बाकी थी। ड्राइविंग सीट और पिछली सीट के दरमियान मौजूद पर्दा था जिसने ड्राइवर सीट को अलग करके रखा हुआ था। काली शीशों से बाहर की तरफ देखती अंधेरे का अंदाजा लगा चुकी थी। इनकी गाड़ी के दोनों तरफ शाबिर के बॉडीगार्ड्स की दो गाड़ियां थी, जबकि गाड़ी के आगे और पीछे भी गार्ड्स की गाड़ियां मौजूद साथ साथ चल रही थी। मेरा चांद ये बड़ा शहर है जहाँ बड़े बड़े अस्पताल है। जियान तुम्हें इसी इलाके के पास छोटे से शहर की साइड पर लेकर जाता होगा जहाँ जरूरत का हर सामान मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें इस तरफ बड़े शहर लेकर जा रहा हूँ जो कि असल में एक शहर है। शाबिर ने मुस्कुराकर इसकी गाल खींचते हुए कहा था। क्या मतलब? जिस शहर में जाती रही हूँ वो क्या जाली शहर था? वो परेशानी से बोली तो शाबिर मुस्कुरा दिया था। हाँ बिल्कुल, अगर जाली डॉक्टर हो सकता है तो जाली शहर क्यों नहीं हो सकता? मैं तुम्हें असल शहर लेकर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद है ना, जब डॉक्टर मेरा चेकअप करवाएंगे तो तुम बिल्कुल खामोश रहोगी। तुम्हारी आवाज मेरे कानों में नहीं आनी चाहिए। जिस तरह इस वक्त तुम बैठी हो मेरे साथ सरगोशियां कर रही हो, तुम्हारी आवाज किसी गैर मर्द के कानों में पड़ी तो मैं बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। इतना तो तुम जानती हो ना। वो उसे समझाते हुए बोल रहा था। गाड़ी में भी वो बेहद कम आवाज में बात कर रही थी ताकि इसकी आवाज बाहर न जाए, और इस वक्त पीस ने लबों पर उंगली रखते से यकीन दिलाया था कि वह हरगिज ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी, और इसी शर्त पर उसे अपने साथ लेकर आने को तैयार हुआ था। वेरी गुड, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हारी आवाज नहीं निकलनी चाहिए वहां पर। खामोशी से वहीं बैठी रहो कि डॉक्टर अपना काम करेगा और फिर हम वापस घर आ जाएंगे। वो प्यार से समझाते हुए बोला था। आपने शॉपिंग का बोला था और कहा था कि हम डिनर भी करेंगे। वो उसे याद दिलाते हुए बोली थी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, मैं तो लॉन्ग ड्राइव भी बोला था। वो सर पर हाथ मारता शरारत से बोला था। लॉन्ग ड्राइव तो हो गई ना, इतने दूर से हम आए हैं, अभी वापस भी जाएंगे तो लॉन्ग ड्राइव वाला प्लान कैंसिल। पहले आपको अस्पताल लेकर जाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे, इसके बाद हम खाना खाएंगे और फिर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। और यहाँ देखें सारी दुकानें हैं, रात में भी खुली हुई हैं। इसने सामने रोशन शहर को देखते हुए बताया था। अरे याद आ रहा है कि वो पहले भी यहाँ पर आ चुकी थी, शाविर ही से लेकर आया था शादी के दिनों में शॉपिंग के दौरान, लेकिन इस वक्त वो अपने जहन को हाजिर रखे हुए नहीं थी, लेकिन आज वो हर चीज देख रही थी। गाड़ी बहुत बड़े अस्पताल के सामने रुकी थी, जबकि वो इसके साथ गाड़ी से उतरी थी। इसके गार्ड्स थोड़े से आगे जाकर रुक गए थे। इनके पास इस वक्त शाबिर को प्रोटेक्ट करना जरूरी था, लेकिन शाबिर खुद अपनी छोटी सी बीवी को अपनी बाहों में कैद किए इसे दुनिया की नजरों से प्रोटेक्ट कर रहा था।